अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं इमरान सीरीज के नावल हाफिज के छठे हिस्से के साथ, जो कि भरपूर सस्पेंस, तंज व मज़ाक और फाइटिंग से भरपूर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि उर्दू सफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैकुलिन अपने कैबिन में मौजूद बिस्तर पर लेटी आराम कर रही थी कि फोन की घंटी बज उठी। जैकुलिन ने चुंकर साइड पर रखे हुए अपने सेल फोन की तरफ देखा। घंटी सेल फोन पे ही बज रही थी। जैकुलिन ने हाथ बढ़ाकर सेल फोन उठाया और स्क्रीन पर उसने डिस्प्ले देखने लगी। स्क्रीन पर कंट्रोल रूम का नाम डिस्प्ले हो रहा था। कंट्रोल रूम का नाम देखकर जैकुलिन एक झटके से उठकर बैठ गई और उसने फुर्ती से सेल फोन का कॉल रिसीविंग बटन प्रेस किया और उसे कान से लगा लिया। यस, जैकुलिन स्पीकिंग, जैकुलिन ने तेज लहजे में कहा। कंट्रोल रूम से रोनाल्ड बोल रहा हूँ मैडम। कंट्रोल रूम के इंचार्ज रोनाल्ड की आवाज सुनाई दी। क्यों कॉल की है? जैकुलिन ने मखसूस अंदाज में कहा। मैडम, मैं समुद्र में एक अचानक गायब हो जाने वाली लॉन्च के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। रोनाल्ड ने कहा। समुद्र में गायब हो जाने वाली लॉन्च, क्या मतलब? जैकुलिन ने चौंकते हुए कहा। आपकी हिदायत के मुताबिक मैंने सैटेलाइट सिस्टम से लिंक करके रेड सर्कल का दायरा वसी कर दिया था, जिसकी मदद से 400 बहरी मील के फासले पर आने वाले तमाम बहरी जहाज़ों, लॉन्चों और मोटर बोट्स को देखा जा सकता था। आपने हिदायत दी थी कि हमें ज़्यादा नज़र सॉइलिन के सालों पर रखनी है ताकि इस तरफ से आने वाली किसी भी मोटर बोट या लॉन्च का मुसलसल मॉनिटर किया जा सके। इसलिए मैंने रेड सर्कल से सालियोस को ही मार्क किया हुआ था। कुछ ही देर पहले सालियोस के शुमाली साली इलाके पर मुझे एक गैर आबाद और जटिल इलाका है, इसे एक सफ़ेद रंग की छोटी सी तेज रफ्तार लॉन्च निकली थी। इस लॉन्च के वहां से रवाना होते ही मुझे कौशन मिलना शुरू हो गया था। मैंने रेड सर्कल में आने वाली इस लॉन्च पर खसूसी नजर रखनी शुरू कर दी थी। लॉन्च तेजी से जज़ीरा हवान की तरफ बढ़ी आ रही थी। लॉन्च चूंकि रेड सर्कल में आने के बावजूद सैटेलाइट आई से दूर थी, इससे मैं लॉन्च को करीब से चेक नहीं कर सका था। अगर 10 बहरी मील और आगे जाती तो वो सैटेलाइट की रेंज में आ जाती और फिर मैं उसे साइंस से चेक कर सकता था और ये भी देख सकता था कि इस लॉन्च में कितने अफराद मौजूद हैं और वो लॉन्च में अपने साथ क्या कर रहे हैं। अभी मैं इस लॉन्च के मॉनिटर कर ही रहा था कि अचानक लॉन्च स्क्रीन से यूं गायब हो गई जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाकर इसे अचानक गायब कर दिया हो। लॉन्च को इस तरह अचानक गायब होते देखकर मैं हैरान रह गया था। मैंने इस लॉन्च को हर मुमकिन तरीके से तलाश करने की कोशिश की, रेड सर्कल को भी रिड्यूस किया, लेकिन लॉन्च मुझे अब तक कहीं नजर नहीं आई। इसका हैरत अंगेज तौर पर गायब होना मेरे लिए बायस तशवीश है, इसलिए मैंने आपको इस बारे में आगाह करना जरूरी समझा था। दूसरी तरफ से रोनाल्ड ने मुसलसल बोलते हुए कहा। लॉन्च अचानक स्क्रीन से गायब हो गई थी, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो लॉन्च तेज रफ्तार समुद्री लहरों की जिद में आ गई थी और समुद्र बर्द हो गई थी? जैकुलिन ने हैरत भरे लहजे में कहा। ओह नो मैडम, लॉन्च समुद्र के जिस हिस्से पर सफर कर रही थी वहां समुद्र पुरसुकून था और लॉन्च इंतहाई तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। वो समुद्र पर दौड़ते हुए अचानक गायब हो गई थी। मैंने कहा है ना कि वो लॉन्च ऐसे गायब हुई है जैसे किसी ने जादू से उसे अचानक गायब कर दिया हो। रोनाल्ड ने फौरन कहा। तुम होश में तो हो? इस जदीद दौर में तुम जादू की बात कैसे कर सकते हो और वो लॉन्च अचानक समुद्र से कैसे गायब हो सकती है? जरूर तुम्हारी नजरों को धोखा हुआ है। किसी वजह से लॉन्च समुद्र बर्द ही हो गई होगी, इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता, जैकुलिन ने सख्त लहजे में कहा। यस मैडम, लेकिन रोनाल्ड ने डरते हुए कहा। लेकिन क्या नॉनसेंस, मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम 21वीं सदी में हो और 21वीं सदी में दुनिया में अगर कोई जादू है तो वो सिर्फ साइंस का जादू है और सर चढ़कर बोल सकता है, और ऐसा कोई जादू नहीं जो समुद्र पर दौड़ती हुई एक लॉन्च को अचानक गायब कर दे। नॉनसेंस, जैकुलिन ने गुस्सेले लहजे में कहा। यस मैडम, आप ठीक कह रही हैं। वाकई हो सकता है कि तेज रफ्तार के बाद लॉन्च आगे की तरफ झुक गई हो और समुद्र में उतर गई हो। जैकुलिन की धार सुनकर रोनाल्ड ने घबराते हुए लहजे में कहा। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए मुझे डिस्टर्ब ना किया करो, जैकुलिन ने इस तरह गुस्सीले लहजे में कहा और साथ ही उसने राब्ता काट दिया। नॉनसेंस, एक जदीद लॉन्च जो समुद्र में तेज रफ्तारी से दौड़ रही थी वो अचानक गायब होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। न जाने चीफ ने यहाँ कैसे कैसे अहमक बिठा रखे हैं जो जागते भी है ख्वाब भी देखते हैं, जैकुलिन ने गुस्सीले लहजे में कहा। वो दोबारा बिस्तर पर दराज हो गई थी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि अचानक एक बार फिर सेल फोन की घंटी बज उठी तो जैकुलिन की आंखें एक बार फिर खुल उठी। उसने सेल फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर कंट्रोल रूम का नाम डिस्प्ले हो रहा था। अब क्या मुसीबत पड़ गई है? जैकुलिन ने गरा कर कहा और कॉल रिसीविंग बटन प्रेस करके सेल फोन कान से लगा लिया। यस, अब क्या हुआ है? जैकुलिन ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। मैडम, वो लॉन्च फिर से दिखाई देनी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ से रोनाल्ड ने घबराए हुए आवाज में कहा और उसकी बात सुनकर जैकुलिन इस बार चौंक कर सीधी हो चुकी थी। लॉन्च फिर से नजर आना शुरू हो गई है? तुमने तो कहा था कि अचानक गायब हो गई थी, फिर वो अचानक वो तुम्हें दोबारा कैसे नजर आना शुरू हो गई है? जैकुलिन ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं इस लॉन्च के लिए काफी परेशान था मैडम। लॉन्च देखते देखते मेरी आंखों के सामने एक गायब हो गई थी। आपसे बात करने के बाद अचानक मुझे ख्याल आया कि कहीं लॉन्च को टाइमिंग रेस से कवर ना कर लिया हो।
इस ख्याल के तहत मैंने फौरन रेड सर्कल ऑफ किया और उसकी जगह ब्लू सर्कल ऑन कर दिया और ब्लू सर्कल का दायरा वसी करते हुए मैंने समुद्र के इस हिस्से का जायजा लेना शुरू कर दिया जहां लॉन्च गायब हो गई थी और फिर मेरी कोशिशें रंग लाई। लॉन्च जहां गायब हुई थी वहां से 20 बहरी मील के बाद मुझे लॉन्च का शेडो दिखाई देना शुरू हो गया था जो नीले रंग का था। ये शेडो इसी लॉन्च का है जिसे मैंने समुद्र में गायब होते देखा था। लॉन्च को नाइटम रेस के हिसार में लेकर इसे इनविजिबल किया गया था ताकि इसे ना तो कोई सैटेलाइट और ना ही रॉडर चेक कर सके, और ऐसा ही हुआ था। लॉन्च इसी रफ्तार से जजीरा हवान की जानिब बढ़ आ रही है, रॉडर ने तफसील बताते हुए कहा। मैं अभी तक तुम्हारी बात नहीं समझी हूँ। नाइटम रे से तुम्हारा क्या मुराद है और इस लॉन्च को इनविजिबल कैसे किया जा सकता है? जैकलीन ने हैरत भरे लहजे में कहा। 1 साल पहले कॉस्टा के एक साइंसदान ने एक ऐसी रेस इजाद की थी जिसे नाइटम रेस का नाम दिया गया था। इस रेस के माखज को अगर किसी ऊंची जगह पर लगा दिया जाए तो इससे निकलने वाली रेस एक हाला सा बना लेती हैं और इस हाले में जो कुछ भी होता है वो कैमोफ्लेज या फिर इनविजिबल हो जाता है। इस हिसार में आने वाली चीज को ना तो किसी रॉडर से चेक किया जा सकता है और ना ही उसे सैटेलाइट या कैमरे की कोई आंख देख सकती है। यहाँ तक कि नाइटम रेस के हिसार में मौजूद चीजों को दूरबीनों से भी नहीं देखा जा सकता। इन चीजों को सिर्फ इंसानी आंख से ही देखा जा सकता है, और वो भी इस वक्त जब इंसान इन चीजों से 1000 मील तक के फासले पर हो। अगर कोई इंसान 1000 मील से 1 इंच भी दूर हो तो वो चीजें उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाएंगी। इस लॉन्च के साथ ही यही हुआ था। इस लॉन्च में सफर करने वाले अफराद ने शायद कॉस्टियारी साइंसदान को इजाद करदा मशीन इस्तेमाल की जिसकी वजह से इसकी लॉन्च नाइटम रेस में पैक हो गई थी और वो अचानक रॉडर और सैटेलाइट स्क्रीनों से गायब हो गई थी, रॉनल्ड ने कहा। अगर इस लॉन्च का नाइटम रेस से गायब हो गया था तो फिर वो तुम्हें अचानक कैसे नजर आ गई? और तुम ये भी कह रहे हो कि लॉन्च तुम्हें नीले रंग के शेडो में दिखाई दे रही है? जैकलीन ने उसी तरह से उलझे हुए लहजे में कहा। मैडम, कॉस्ट्री साइंसदान की इस इजाद में एक खामी थी जिसकी वजह से इस इजाद को भी आम नहीं किया गया था। ये दुरुस्त है कि इसकी इजाद इनकलाब बर्पा कर सकती है। नाइटम रेस के इस्तेमाल से जंगी हथियारों, मिसाइलों और समुद्री जंगी जहाज़ों को भी इनविजिबल किया जा सकता है जिससे बहुत से फायदे हासिल हो सकते हैं। लेकिन इस इजाद में जो मरकजी कमजोरी थी, इस कमजोरी की वजह से इस इजाद से इस्तेफादा हासिल नहीं किया जा सकता था। इसलिए कॉस्ट्रियाई साइंसदान ने इस इजाद पर कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। इस इजाद की यही कमजोरी थी कि अगर नाइटम रेस के हिसार में छुपी हुई चीज को नीले रंग के शीशे या फिर नीली रोशनी में देखने की कोशिश की जाए तो छुपी हुई चीज नीले रंग के शेडो में वाज़ेह तौर पर दिखाई देने लगती है। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने रेड सर्कल ऑफ करके समुद्र में ब्लू सर्कल ऑन कर दिया था। ब्लू सर्कल से नजर ना आने वाली ब्लू रेस की वजह से मुझे स्क्रीन पर इस लॉन्च का ब्लू शेडो दिखाई देने लगा था जो अब भी नजर आ रहा था। रोनल्ड ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन समुद्र के इस हिस्से में लॉन्च को नाइटम रेस से कौन इनविजिबल कर सकता है? जैकलीन ने होंठ भेजते हुए कहा। तो फिर वो यकलक चुप पड़ी। ओह, ये काम इमरान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। लेकिन इमरान और उसके साथी, उन्हें तो मास्टर डिंग ने साइलोस में ही हलाक कर दिया था, फिर वो इस लॉन्च में कैसे हो सकते हैं? जैकलीन ने बुरी तरह से उछलते हुए कहा। ब्लू सर्कल की वजह से मैं इस सैटेलाइट से लिंक नहीं कर सकता मैडम, जिससे मैं लॉन्च को क्लोज करके इसमें मौजूद अफराद को चेक कर सकता था। इस सिस्टम को ऑन करने के लिए मुझे ब्लू सर्कल सिस्टम ऑफ करना पड़ेगा, और अगर मैंने ब्लू सर्कल सिस्टम ऑफ कर दी तो लॉन्च एक बार फिर मेरी नजरों से गायब हो जाएगी। रोनल्ड ने कहा। वेरी बैड, रियली वेरी बैड। अगर वो लॉन्च इस तरह इनविजिबल होकर जजीरा हवान की तरफ आ रही है तो फिर इसमें इमरान और उसके साथियों के सिवा और कोई नहीं हो सकता। इमरान और उसके साथी अगर इस लॉन्च में हैं तो फिर ये तय है कि मास्टर डिंग उन्हें हलाक करने में नाकाम रहा था। इमरान और उसके साथी इस डॉज देकर निकल गए थे। जैकलीन ने बड़बड़ाते हुए अंदाज में कहा जैसे वो रोनल्ड की बातें सुन ही ना रही हो और मुझे अपनी ही सोच में गुम हो। अब मेरे लिए क्या हुक्म है मैडम? इस लॉन्च का क्या करना है? रोनल्ड ने जैकलीन की बड़बड़ाहट सुनकर से मुखातिब होकर पूछा। क्या करना है? नॉनसेंस, उड़ा दो इस लॉन्च को। जजीरे पर जितने भी मिसाइल लॉन्चर मौजूद हैं इनके रुख इस लॉन्च की तरफ कर दो और हर तरफ से लॉन्च पर मिसाइल फायर करके इसे तबाह कर दो। इस लॉन्च को कोई भी सूरत में जजीरे के करीब नहीं आना चाहिए, समझे तुम? जैकलीन ने चीखती हुई आवाज में कहा। अभी वो जजीरे से बहुत दूर है मैडम, मैं जजीरे से इन्हें निशाना नहीं बना सकता। अगर हमने उन्हें जजीरे से निशाना बनाने की कोशिश की तो इस कोशिश में जजीरे से फायर हुए बहुत से मिसाइल साइलोस के साहिल पर भी जा गिरेंगे और इससे आगे भी निकल जाएंगे, जिससे साइलोस की बातें मुतासिर हो सकती है। रोनल्ड ने एक बार डरते डरते कहा। तो कुछ करो, इस तरफ गनशिप, हेलीकॉप्टर, जंगी तैयारे या फिर गनशिप लॉन्चे भेज दो। इन सब से कहो कि वो तेजी से जाएं और इस लॉन्च को समुद्र में तलाश करें जिससे वो ये लॉन्च इन्हें दिखाई दे। वो इस पर एंटी क्राफ्ट गनों और मिसाइलों से हमला कर दें और उस वक्त तक इस लॉन्च को ना छोड़ें जब तक लॉन्च टुकड़े टुकड़े होकर समुद्र बर्द ना हो जाए। जैकलीन ने चीखते हुए कहा। यस यस मैडम, मैं अभी 4 गनशिप लॉन्च भेज देता हूँ। मैं उन्हें आपकी तरफ से ये हिदायत भी दे देता हूँ कि वो इन आंखों पर नीले शीशों वाले चश्मे पहन कर जाए। नीले शीशों वाले चश्मों की वजह से लॉन्च उनकी नजरों से ओझल नहीं रहेगी और वो उसे साइंस से निशाना बना लेंगे। रोनल्ड ने कहा। जो करना है जल्दी करो। नॉनसेंस, मैंने कहा है ना कि इस लॉन्च को जजीरे के पास नहीं आना चाहिए। जैकलीन ने इस तरह गुस्से लहजे में कहा और उसने एक बार फिर राब्ता खत्म कर
دیا۔ اس کے چہرے پر اس بار بے پناہ تشویش کے تاثرات تھے۔ اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ ماسٹر ڈنگ اپنے کام میں مہارت رکھنے والا انسان جس نے سیلیوس کے بہت سے بے گناہ انسانوں کو ہلاک کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ہوٹل بھی تباہ کر دیا تھا، اس کے باوجود عمران اور اس کے ساتھی ہلاک ہونے سے بچ گئے تھے۔ اور یہ ان کی مہارت ہی تھی کہ وہ اب جزیرے کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے تھے اور انہوں نے انتہائی چلاکی سے کام لیتے ہوئے اپنی لانچ نائٹم سے ریس سے کور کر لی تھی تاکہ انہیں اور ان کے لانچ کو کوئی سیٹلائٹ آئی یا رادار سے چیک نہ کیا جا سکے۔ یہ تو اتفاق ہی تھا کہ کنٹرول روم میں بیٹھا ہوا رونلڈ پہلے سے اس لانچ کو چیک کر رہا تھا اور اسے لائیو مانیٹر کر رہا تھا، اور اگر وہ اسکرین پر اچانک لانچ کو غائب ہوتا نہ دیکھ لیتا، اس کے لیے اس کے پاس نائٹم ریس کے بارے میں انفارمیشن نہ ہوتی، تو عمران اور اس کے ساتھی غائب ہونے والی لانچ میں یقیناً جزیرے تک پہنچ جاتے اور ان کے آنے کو جیکولین تب ہی پتہ چلاتا جب وہ جزیرہ پر حملہ کر دیتے۔ کرنا فریدی اور اس کے ساتھی سمندر میں تیزی سے نیچے اترتے چلے جا رہے تھے۔ سی شارک ان کے آگے تھا اور وہ سب اس کے پیچھے تیر رہے تھے۔ سی شارک انتہائی ماہرانہ انداز میں تیر رہا تھا، وہ عمومی انداز میں تیرتا ہوا سمندر کی گہرائی کی طرف جا رہا تھا۔ نیچے چونکہ اندھیرا تھا، اس لیے اس سب نے سی شارک کی دی ہوئی واٹر پروف طاقتور ٹارچیں روشن کر لی تھی تاکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں اور آگے بڑھنے کا راستہ بھی نظر آ سکے۔ گہرائی میں جاتے ہی وہ سب سیدھے رخ پر تیرنا شروع ہو گئے تھے۔ نیچے سے پانی صاف تھا اور وہاں ہر چیز آبی پودے اگے ہوئے تھے جو پانی میں لہرا رہے تھے۔ وہاں مچھلیاں اور چھوٹے موٹے دوسرے آبی جانور بھی موجود تھے جو انہیں آتے دیکھ کر تیزی سے کائی کی طرف چھٹتے چلے جا رہے تھے۔ سی شارک انہیں گھنی آبی جھاڑیوں کے اوپر سے گزرتا ہوا لے جا رہا تھا۔ وہ کبھی دائیں طرف مڑ رہا تھا اور کبھی بائیں طرف۔ اب سب نے چونکہ چہروں پر کنٹو چڑھا رکھے تھے اور ہر کنٹو میں مائک اور ریسیور لگا ہوا تھا، اسے وہ ایک دوسرے سے آسانی سے بات کر سکتے تھے۔ سی شارک کو مسلسل چکر کاٹتے اور ادھر ادھر جاتے دیکھ کیپٹن حمید اور ہیش کو اس پر بے حد غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ کرنل فریدی کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ سی شارک نے آگے جا کر آبی جھاڑیوں کو ادھر ادھر ہٹاتے ہوئے غور سے دیکھنا شروع کر دیا جیسے وہ ان جھاڑیوں میں کچھ تلاش کر رہا ہو۔ یہ دیکھ کر کرنل فریدی آگے بڑھا اور اس نے سی شارک کے ہاتھ طرف سے مخصوص انداز میں اشارہ کرتے ہوئے پوچھنا شروع کر دیا کہ وہ جھاڑیوں میں کیا تلاش کر رہا ہے۔ جواب میں سی شارک نے بھی اشاروں میں ہاتھ ہلاتے ہوئے اسے صبر کرنے کے لیے کہا تو کرنل فریدی خاموش ہو گیا۔ سی شارک کبھی اس طرف موجود جھاڑیوں کی طرف جا رہا تھا تو کبھی اس طرف۔ اسے ان جھاڑیوں سے کچھ نہ ملتا تو وہ آگے بڑھ جاتا اور دوسری جھاڑیوں ٹٹولنا شروع کر دیتا۔ کافی دیر تک وہ اسی عمل میں لگا رہا، لیکن اسی وقت اس کا مطلوبہ چیز وہاں نہ ملی تو اس نے پلٹ کر کرنل فریدی کی طرف دیکھا اور انہیں اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا اور مڑ کر ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ کرنل فریدی نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ بھی سی شارک کے پیچھے تیرتا چلا گیا۔ 10 سے 15 منٹ مسلسل تیرنے کے بعد آگے جا کر جھاڑیاں اور زیادہ گھنی ہو گئیں۔ اس طرف دوسرے آبی پودوں کی بھی بھرمار تھی۔ سی شارک نے اپنی ٹانگ میں لگے ہوئے چمڑے کی بیل سے بڑے پھل والا خنجر نکالا اور پھر وہ خنجر سے آبی پودوں اور جھاڑیوں کو کاٹتا چلا گیا۔ اس کے ہاتھ انتہائی ماہرانہ انداز میں چل رہے تھے۔ وہ جھاڑیوں اور پودے کاٹتا ہوا نیچے زمین کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہاں بھی اس کی بات نہ بنی تو وہ مزید آگے بڑھ گیا اور آگے جا کر اس نے دوسرے پودوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اس بار اس نے جیسے ہی پودے کاٹنے شروع کیے اس میں جکلک جوش سا بھر آیا۔ اس نے فوراً کرنل فریدی کی طرف دیکھا، اسے اپنی طرف آنے کا کہا تو کرنل فریدی تیرتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ سی شارک نے اسے پودوں میں دیکھنے کے لیے کہا تو کرنل فریدی کٹے ہوئے پودوں کی طرف دیکھنے لگا اور پھر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پودوں کے نیچے سرسبز کے گھونگھوں کی طرح بڑی بڑی چٹانیں دکھائی دے رہی تھی۔ چٹانوں میں جگہ جگہ دراڑیں تھیں اور ان دراڑوں میں ہی پودے اگے ہوئے تھے۔ سی شارک شاید ان چٹانوں کو دیکھنے کے لیے ہر طرف پودے اور جھاڑیاں کاٹتا رہا تھا۔ سی شارک نے کرنل فریدی کو ان چٹانوں کے بارے میں بتانے لگا۔ اس کے کہنے کے مطابق اس چٹانوں میں ایک بڑا سا دہانہ تھا جو نیچے ایک سرنگ میں جاتا ہے۔ اگر انہیں اسی سرنگ کا وہ دہانہ مل گیا تو وہ اس سرنگ میں تیرتے ہوئے ڈائریکٹ جزیرہ کرانٹ پر پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ اس سرنگ کا دہانہ جزیرہ کرانٹ کے نیچے سے ہوتا ہوا جزیرے پر موجود ایک جھیل میں جاتا ہے۔ اگر وہ اس جھیل میں پہنچ گئے تو جزیرے کے گرد پھیلے ہوئے ہر خطرے سے بچ کر جزیرے میں پہنچ سکتے ہیں۔ کرنل فریدی نے اس کی بات سن کر اپنے ساتھیوں کو قریب بلایا اور انہیں سی شارک کی بتائی ہوئی باتیں سمجھانا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھی بھی ساری بات سمجھ گئے، چنانچہ انہوں نے بھی اپنی ٹانگوں سے چمڑے کی بیلٹوں میں بندھے ہوئے خنجر نکالے اور پھر وہ ابھی پودوں کی طرف پھیل گئے جنہیں سی شارک تیزی سے کاٹتا چلا جا رہا تھا۔ پودے کٹتے سے چٹانیں واضح ہوتی جا رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں بہت سے پودے کٹ گئے اور وہاں ایک بڑی سی چٹان واضح ہو گئی۔ چٹان خاصی وزنی تھی، اس کے سائڈ میں باقاعدہ غار نما ایک راستہ بنا ہوا تھا جس میں 2 آدمی بیک وقت اندر جا سکتے تھے۔ اس دہانے کو دیکھ کر سی شارک کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ اس نے کرنل فریدی کو کہا کہ وہ سب اس کے پیچھے اس دہانے میں اتر جائیں جو کنویں جیسا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے دہانے کی طرف بڑھا اور نیچے اترتا چلا گیا۔ دہانے میں جانے سے پہلے اس نے جیب سے ایک بار پھر ٹارچ نکال کر روشن کر لی تھی۔ اس کے دہانے میں اترتے ہی کرنل فریدی اور پھر ایک ایک کر کے اس کے ساتھی بھی دہانے سے کنویں میں اترتے چلے
चले गए जहाँ ज्यादा अंधेरा था, लेकिन चूंकि उस सबने टॉर्च लाइटें ऑन कर ली थी इसलिए उन्हें नीचे जाने में कोई मसला पेश नहीं आ रहा था। कुआं ज्यादा गहरा नहीं था। आगे जाते ही वो किसी टनल की तरह दाएं तरफ मुड़ गया था और सी शार्क इसी तरफ जा रहा था। वो सभी उसके पीछे तैरते चले गए। वो जो आगे बढ़ते जा रहे थे टनल बेहद कुशादा होती जा रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पहाड़ के किसी कुदरती गार में हो जिसमें पानी भर गया हो। सुरंग का पानी समुद्र के पानी से ज्यादा साफ शिफाफ था। वहाँ छोटी मछलियों और घोंघों के साथ साथ छोटे छोटे आबी जानवर भी तैरते दिखाई दे रहे थे, जो उनके आगे बढ़ने से तेजी से काय की तरह दाएं बाएं हट जाते थे। सुरंग सीधी नहीं थी, इसमें कई मोड़ थे। कभी वो दाएं मुड़ जाते और कभी वो बाएं की तरफ। उसका ये सफर खासा तवील साबित हो रहा था, लेकिन चूंकि वो सब बाहिम्मत और हौसलामंद थे इससे वो रुके बगैर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उनमें से किसी के चेहरे पर थकावट के तासुर दिखाई नहीं दे रहे थे। तकरीबन 1 घंटा मुसलसल तैरने रहने के बाद अचानक करना अफरीदी रुक गया। इसे रुकते देखकर उसके पीछे आते हुए इसके साथी भी रुक गए और सी शार्क जो इनसे आगे जा रहा था उसने मुड़कर जब उन्हें रुकते देखा तो वो पलटता था और तैरता हुआ करना अफरीदी के करीब आ गया। करना अफरीदी गौर से चारों तरफ देख रहा था। वो टॉर्च की रोशनी सुरंग की जमीन, छत और दीवारों पर डाल रहा था। क्या ढूंढ रही हो? तारिक ने आगे बढ़कर करना अफरीदी से मुखातिब होकर पूछा। करना अफरीदी ने उसे वहीं रुकने का इशारा किया और तैरता हुआ ऊपर उड़ता चला गया। वो सुरंग की दीवार के पास आकर रुका और फिर हाथ फेरकर सुरंग की छत को चेक करने लगा। चल लम्हों तक वो छत के पास रहा, फिर पलटकर दोबारा नीचे आ गया। हमें इस टनल में चेक किया जा रहा है, करना अफरीदी ने कहा तो वो सब चौंक पड़े और चारों तरफ देखना शुरू हो गए, जैसे वो इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि उन्हें इस सुरंग में कौन और कैसे चेक कर सकता है। कौन चेक कर रहा है हमें? किसी शार्क ने हरे भरे लहजे में कहा। इस टनल में सीलिंग लाइट मौजूद है। पानी का रंग देखो तो तुम्हें इसमें हल्का सुर्ख रंग नजर आ रहा होगा और जो हर तरफ मौजूद, और सुर्खी का असर सुरंग की जमीन, दीवारों और छत पर ज्यादा है। इससे पहले सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अब ये सुर्खी बढ़ती जा रही है। मैंने छत को करीब से देखा है। चूंकि सीलिंग लाइट ऊपर से बरसाई जा रही है इसे छत, जमीन और दीवारों के मुकाबले में ज्यादा सुर्ख है और वो रोशनी की वजह से हमें सुरंग में तैरता हुआ रोशनी से देखा जा सकता है। करना अफरीदी ने उन्हें मुसलसल तफसील बताते हुए कहा। तो फिर क्या करें? ये काम जाहिर है जजीरे पर मौजूद जेरोल्ड ही कर सकता है। इसने ही जजीरे पर ऐसे साइंसी आलात लगा रखे हैं जिनकी मदद से वो जजीरे के ऊपर और समुद्र के नीचे भी नजर रख सकता है। हरीश ने कहा, अगर ये काम जेरोल्ड का है तो हम फिर खतरे में हैं। अगर इसने इस टनल को तबाह कर दिया तो हम हमेशा अगले इस टनल में ही दफन होकर रह जाएंगे। कैप्टन हमीद ने नहीं, वो हमें इस टनल में हलाक करने की कोशिश नहीं कर सकता। ये टनल समुद्र में खासी गहराई में, अगर टनल के ऊपर एटम बम भी बरसाए जाएं तो इसे ये टनल तबाह नहीं होगी। टनल को तब नुकसान पहुंचेगा जबकि टनल के अंदर आकर इसे तबाह करने की कोशिश करे। सी शार्क ने कहा, फिर भी हम इस टनल में रहने के लिए तो नहीं आए हैं। अगर जेरोल्ड हमें चेक कर रहा है तो फिर इसे इस बात का भी इल्म होगा कि हम इस टनल से होते हुए जजीरे के किस हिस्से में जाते हैं। वो इस मुकाम पर पिकेटिंग कर रहा होगा और हमारे लिए मौत का जाल बिछा रहा होगा। तारिक ने कहा, हम यहाँ से जजीरे के सेंटर में मौजूद एक झील की तरफ जा रहे हैं। झील काफी बड़ी है और चट्टानी इलाके में दूर तक फैली हुई है। हम कोशिश करेंगे कि झील के अंदर दूर तक तैरते चले जाएं और झील से ऐसी जगह से बाहर निकले जहाँ जेरोल्ड और उसकी फोर्स ना हो। सी शार्क ने कहा, अगर जेरोल्ड हमें इस टनल के अंदर चेक कर सकता है तो फिर इसके लिए हमें झील में चेक करना क्या मुश्किल हो सकता है? इंस्पेक्टर रेखा ने कहा, मतलब ये कि हम हर बुरी तरह से खतरों से बचकर भी खतरे में ही जा रहे हैं। कैप्टन हमीद ने कहा, तुम बताओ सी शार्क, क्या ये टनल सिर्फ इसी झील की तरफ ही जाती है या किसी और भी तरफ जाती है? करना अफरीदी ने सी शार्क से पूछा। मैंने ये कब कहा है कि ये टनल सिर्फ झील की तरफ ही जाती है? आगे चलकर इस टनल के बेशुमार शाखें हैं जो दूर दूर तक जाती हैं। इसमें से बहुत सी शाखें नीचे ही नीचे समुद्र में बहती निकलती हैं और बहुत सी शाखों के दाने जजीरे पर मौजूद खाइयों, दरारों और पहाड़ों के अंदर भी निकलती हैं जहाँ पानी भरा हुआ है। अगर हम रास्ता बदल लें तो हम इस झील की बजाय किसी खाई, दरिया या पहाड़ी कुआं में भी पहुंच सकते हैं, लेकिन ये झील में जाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं जानता। अगर हमने रास्ता बदला तो हो सकता है कि हम इस टनल से निकल कर भी समुद्र में ही रहें और समुद्र का वो हिस्सा जजीरा क्रांत से न जाने कितने फासले पर हो। सी शार्क ने कहा, फिर तो वाकई मुश्किल हो जाएगी। हमारे पास लंडन में महदूद ऑक्सीजन है, जो अगर खत्म हो गई तो हम ज्यादा देर पानी के अंदर नहीं रह सकेंगे। इसे हमें सोच समझ कर ही आगे बढ़ना होगा। करना अफरीदी ने कहा, आगे इलेक्ट्रिक पावर का भी खतरा है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इंस्पेक्टर रेखा ने कहा, नहीं, बिजली की रूह से हमें कोई खतरा नहीं है। सी शार्क ने हमारे इंसुलेटेड लिबासों का इंतखाब किया है। इन लिबासों से बिजली की रूह नहीं गुजर सकती, इसलिए हम मुकम्मल तौर पर पैक्ड हैं और हमारे तैराकी लिबास इंसुलेटेड ना होते तो बिजली की रूह इस टनल में भी आ सकती थी और हम इसका शिकार बन जाते। करना अफरीदी ने कहा,
चलें, इलेक्ट्रिक शॉक से तो हमें कोई खतरा नहीं और ना ही हमें इस बात का खतरा है कि जेरॉल्ड इस रंग में हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इन रास्तों का क्या करना है जहां से हमें जजीरे पर पहुंचना है? जेरॉल्ड ने अगर झील में मुसल्लह तैराक उतार दिए और वो झील में छुप गए तो क्या वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे? कैप्टन हमीद ने कहा। तैराकों का तो हम मुकाबला कर लेंगे, लेकिन अगर जेरॉल्ड ने झील में वाटर प्रूफ बम फेंक दिए तो फिर वाकई हमारा इनसे बचना मुश्किल हो जाएगा, कर्नल अफरीदी ने कहा। तो क्या आप भी अब झील की तरफ ही जाने का खतरा मोल लेना चाहते हैं? कैप्टन हमीद ने कहा। खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा और हम जहाँ आए भी तो खतरों का मुकाबला करने के लिए हैं, तारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। कि आपके पास इन रेजिस का कोई तोड़ नहीं है कि जेरॉल्ड हमें इस टनल में आगे जाता हुआ देख ना सके और इसे इस बात का इल्म ही ना हो कि हम जजीरे के किस हिस्से से बाहर निकलने वाले हैं? कैप्टन हमीद ने कहा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, कर्नल अफरीदी ने कहा। मुझे सोचना है, जल्दी सोचें। हमारे पास 20 मिनट की ऑक्सीजन बची है। अगर हम 20 मिनट तक पानी से ना निकले तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, सी शार्क ने कहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, कर्नल अफरीदी ने कहा। कि आपने कुछ सोच लिया है? कैप्टन हमीद ने पूछा। नहीं, आगे बढ़ते हुए सोचता हूँ, कम से कम ऑक्सीजन जाया ना हो, कर्नल अफरीदी ने कहा। तो इन सबने इस बात में सर हिला दिए और वो एक बार फिर आगे की तरफ तैरना शुरू हो गए। इस लम्हे कर्नल अफरीदी के जहन में एक गोंदा सा लपका और उसके होंठ पर बेइख्तियार मुस्कुराहट भर आई। जाए जाए की तेज आवाजों के साथ मिसाइल उनके लॉन्च के ऊपर से गुजरते चले गए और फिर उनके पीछे समुद्र में गिरकर जोरदार धमाकों से ब्लास्ट हो गए। मिसाइलों के ब्लास्ट होने से समुद्र में यकलक यानी सी आ गई और समुद्र की एक बड़ी सी लहर उठी, जिसके साथ उनके लॉन्च भी ऊपर उठती चली गई। रेलिंग को पकड़ो जल्दी, अगर ये लॉन्च उल्टी तो हम सब समुद्र में गिर जाएंगे, इमरान ने चीखते हुए कहा। तो वो सब तेज से रेलिंग की तरफ दौड़े। इमरान भी साइड में जाकर रेलिंग से लग गया था। लहरों के साथ लॉन्च तेजी से ऊपर चली जा रही थी और फिर जैसे ही लहरें नीचे आई, लॉन्च जो हवा में बुलंद हो गई थी, जोरदार धमाके से पानी में आ गिरी। वजनी लॉन्च की वजह से इर्द गिर्द का पानी छूट गया और एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे लॉन्च पानी के नीचे चली जाएगी। लेकिन लॉन्च का पायलट इंतहाई मुश्ताक मालूम होता था। जैसे ही लॉन्च पानी पर गिरी, उसने अचानक लॉन्च को बिजली की सी तेज से पहले दाएं और फिर बाएं तरफ घुमा दिया। लॉन्च दाएं और बाएं झुकी और फिर सीधी होकर तेजी से आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। अगर पायलट माहिराना अंदाज में लॉन्च को कंट्रोल ना करता तो लॉन्च का समुद्र बर्द हो जाना यकीनी था। पानी की बड़ी बड़ी धारें लॉन्च पर पड़कर इसे पानी के नीचे ले जा सकती थी। लॉन्च को कंट्रोल में देखकर इमरान फौरन आगे बढ़ा और तेजी से कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ता चला गया। समुद्र में अब जैसे तूफान सा उठकर सामने आ गया था। सामने ही आने वाली लॉन्चें बददस्तूर लॉन्च पर मिसाइल फायर कर रही थी और लॉन्च का पायलट जो टालमर था वो विंड स्क्रीन से इन लॉन्चों और इससे निकलकर आने वाले मिसाइलों पर नजर रखे हुए था। उसने अपनी लॉन्च की रफ्तार बढ़ा दी थी और साथ ही वो व्हील को दाएं बाएं घुमाने होते हुए लॉन्च को इंतहाई बर्क रफ्तार से दौड़ा ले जा रहा था। लॉन्च की तेज रफ्तारी के बायस लॉन्च के अकब में पानी की सफेद रंग की एक धार सी बनती चली जा रही थी और शायद वो धार ही थी जिसे देखकर गन शिप लॉन्च इस तरफ फायर कर रही थी और उन्हें चूंकि लॉन्च दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए वो अंदाजे से ही इस तरफ फायर करते नजर दिखाई दे रहे थे और लॉन्च के इर्द गिर्द और पीछे गिर रहे थे, जिसे समुद्र का पानी छाले बना बनाकर हवा में उड़ रहा था। क्या तुम इन मिसाइलों से इसी तरह मुझसे बचने की कोशिश कर सकते हो? इमरान ने कंट्रोल रूम में दाखिल होकर टालमर से मुखातिब होकर कहा। आप बेफिक्र हैं, मैं मिसाइलों से ही नहीं बल्कि इन लॉन्चों से होने वाली मुसलसल फायरिंग से भी अपनी लॉन्च बचा लूंगा और आप देखना मैं किस तरह इन गन शप लॉन्चों के दरमियान से अपनी लॉन्च को निकाल कर ले जाता हूँ, टालमर ने बड़े यकीन भरे लहजे में कहा। गुरशो, तो फिर तुम लॉन्च संभालो और हम इन गनशिप लॉन्चों को तबाह करने की कोशिश करते, इमरान ने कहा। और फिर वो टालमर का जवाब सुने बगैर तेजी से कंट्रोल रूम से निकलता चला गया और बेतहाशा अंदाज में भागता हुआ वापस डेक पर आ गया जहां उसके साथी मौजूद थे। तनवीर मिनी मिसाइल गने ले आया था। इसने इन सबको एक एक गन दे दी थी और वो मिनी मिसाइल गने लेकर साइड में चले गए थे और लॉन्च की तरफ आने वाले मिसाइलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। गुरशो, कोशिश करो कि मिसाइल हवा में ही तबाह हो जाए। समुद्र में गिरकर फटने वाले मिसाइलों से लहरें बुलंद होती हैं जिससे लॉन्च उल्टने का खतरा हो सकता है। तुम इस तरफ से संभालो, मैं लॉन्च के अगले हिस्से की तरफ जाता हूँ, इमरान ने कहा। तो तनवीर ने जेब से एक मिनी मिसाइल निकालकर इमरान की तरफ उछाल दी। इमरान ने गन हवा में दबोची और तेजी से साइड पर लगी रेलिंग के साथ दौड़ता हुआ और लॉन्च के दूसरे हिस्सों के दरमियान से गुजरता हुआ लॉन्च के अगले हिस्से की तरफ बढ़ता चला गया। लॉन्च का अगला हिस्सा नुकीला था और वहां भी साइडों पर रेलिंग लगी हुई थी। इमरान अगले हिस्से में आकर रुक गया और सामने की तरफ देखने लगा जहां से आग के शोले से इस तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। इमरान के पीछे विंड स्क्रीन थी जहां से टालमर दिखाई दे रहा था। उसने इमरान को देख लिया था। इमरान ने उसकी तरफ देखकर हाथ हिलाते हुए उसे मुसलसल आगे बढ़ते रहने की हिदायत दी तो टालमर ने इस बात में सर हिला दिया। उसी लम्हे इमरान ने तनवीर को मस्तूल पर टावर के करीब ऊपर चढ़ते देखा। वहां से ग्राहम नीचे उतर गया था। तनवीर के हाथ में मिनी मिसाइल गन थी। वो शायद लॉन्च के सेंटर में मौजूद टावर से सामने आने वाले मिसाइलों को निशाना बनाना चाहता था। इमरान ने उसे देखकर इत्मीनान भरे लहजे में सर हिलाया और फिर उसने एक बार फिर सामने की तरफ देखना शुरू कर दिया जहाँ से कई मिसाइल उड़ते हुए आ रहे थे। इमरान ने फौरन पोजीशन संभाली और मिनी मिसाइल गन से इस तरफ आते हुए एक मिसाइल को निशाना बनाकर बटन दबा दिया।
मिनी मिसाइल गन से जैसे ही मिसाइल निकला, इमरान ने फौरन गन का रुख दूसरे मिसाइल की तरफ किया और एक बार फिर बटन प्रेस कर दिया। टावर पर मौजूद तनवीर और साइडों में रेलिंग के साथ लगे हुए सफदर कैप्टन शकील जोलिया और ग्राहम ने भी इस तरफ आने वाले मिसाइल पर मिनी मिसाइल फायर कर दिए थे। दूसरे लम्हे इन सबके मिनी मिसाइल गन शिप लॉन्चर से आने वाले मिसाइल से जा टकराए और माहौल जोरदार धमाकों से बुरी तरह से गूंज उठा। मिसाइल हवा में ही फट गए थे, जिससे आसमान पर जैसे रंग बिरंगे सितारे और आग के बेशुमार अलाव से रोशन होते दिखाई दे रहे थे। गुरशो इसी तरह इन मिसाइलों को निशाना बनाते रहो और जैसे ही जंगी लॉन्चर नजदीक आए, इन पर भी मिनी मिसाइल फायर कर देना। ये 4 जंगी लॉन्चर हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। इमरान ने चीखते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो, मुझे लॉन्चर दिखाई दे रही हैं, मैं बस इनकी रेंज में आने का इंतजार कर रहा हूँ। एक बार वो रेंज में आ जाएं, फिर देखना मैं इनमें से किसी एक लॉन्च को भी नहीं छोड़ूंगा। तनवीर ने भी जवाबन चीखते हुए कहा। साथ ही उसने सामने से आने वाली मजीद मिसाइलों का निशाना बनाना शुरू कर दिया। इमरान ने भी दूसरी तरफ से आते हुए मिसाइलों को देखा तो वो भी ताक ताक इन मिसाइल को फिजा में ही ब्लास्ट करना शुरू हो गया। अब सूरत हाल ये थी कि गन शिप लॉन्चर से इस तरफ जो भी मिसाइल फायर हो रहे थे वो ना तो लॉन्च के करीब आ रहे थे और ना ही समुद्र में गिरकर फट रहे थे, जिससे समुद्र में तगयानी पैदा होती थी। इमरान उसके साथियों के निशाने बेदाग थे और वो फिजा में ही इन मिसाइलों को ब्लास्ट करते जा रहे थे। समुद्र पुरसकून होता देखकर टालमर ने भी लॉन्च की रफ्तार बढ़ा दी थी। वो लॉन्च तेजी से आगे की तरफ दौड़ाता जा रहा था जिस तरह से गनशिप लॉन्चें आ रही थी। कुछ ही देर में इमरान को सामने से आने वाली लॉन्चें दिखाई देने लगी। गनशिप लॉन्चें 1000 मीटर के दायरे के अंदर आ गई थी, इसलिए लॉन्चर के अफराद अब इस लॉन्च को आसानी से देख सकते थे। लॉन्च पर नजर पड़ते इन्होंने लॉन्च पर न सिर्फ मिसाइल बरसाने की रफ्तार बढ़ा दी थी, बल्कि उनकी एयरक्राफ्ट गनों के मुंह भी खुल चुके थे। चारों लॉन्चों पर एयरक्राफ्ट गनों के धानों से निकलते हुए शोले दिखाई दे रहे थे। एहतियात से अब वो एयरक्राफ्ट गन्ने भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इमरान ने चीखते हुए कहा तो तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया। हैवी मशीन गनों से निकलने वाली गोलियां जाए जाए के तीर आवाज के साथ उनके लॉन्च के इर्द गिर्द ऊपर से गुजरना शुरू हो गई। जैसे ही लॉन्च 500 मीटर की रेंज में आई, लॉन्च पर जग के बाद दीगरे मिनी मिसाइल फायर कर देना, ये बाकी सबको बता भी दो। इमरान ने गनशिप लॉन्चर से होने वाली मुसलसल फायरिंग से बचने के लिए सर नीचे करते हुए तनवीर की तरफ देखते हुए चीख कर कहा तो तनवीर दूसरी तरफ मौजूद अपने साथियों को इमरान का पैगाम देना शुरू हो गया। फायरिंग से बचने के लिए टालमर ने भी एक बार फिर माहिराना अंदाज में लॉन्च हिलानी शुरू कर दी। लॉन्च रहनाले के बावजूद सामने से आने वाली गोलियां लॉन्च के दाएं बाएं और फ्रंट से टकरा रही थी और लॉन्च में जगह जगह सुराख बनते चले जा रहे थे। इमरान बार बार सर उठाकर रेलिंग के अंदर से सामने से आने वाली लॉन्चों को देखने की कोशिश कर रहा था। टावर पर मौजूद तनवीर भी फायरिंग से बचने के लिए दुबका हुआ था, लेकिन जैसे ही इसे कोई मिसाइल इसकी तरफ आता दिखाई देता, वो हर खतरे की परवाह किए बगैर उठता और मिनी मिसाइल गन से इस मिसाइल की तरफ निशाना बनाकर फिर दुबक जाता। इमरान उसके बाकी साथी भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वो किसी अंध की गोली का शिकार न बन जाए। जैसे जैसे उनकी लॉन्च गनशिप लॉन्चर के नजदीक और गनशिप लॉन्चर उनके लॉन्च के नजदीक होती जा रही थी, चारों गनशिप लॉन्चर दाएं बाएं बिखरती जा रही थी, जैसे वो फैलकर इस लॉन्च को निशाना बनाना चाहते हो। ये देखकर इमरान के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। लॉन्च इस तरह बिखर जाए तो उन्हें एक एक करके आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। लॉन्चें बददस्तूर फायरिंग करती और मिसाइल बरसाती हुई आ रही थी, लेकिन अब इनका एक मिसाइल भी लॉन्च के नजदीक नहीं आ सका था और ना ही कोई मिसाइल समुद्र में गिरकर तबाह हुआ था। अपने मिसाइलों को इस तरह फिजा में ही निशाना बनते देखकर लॉन्चों पर मौजूद अफराद का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था, इसलिए वो अब मिसाइलों से ज्यादा एयरक्राफ्ट गनों और मशीन गनों से गोलियां बरसाने पर तवज्जो दे रहे थे। फायर, इमरान ने चीखते हुए कहा और साथ ही उसने एक गनशिप लॉन्च का निशाना लेकर मिनी मिसाइल फायर कर दिया। इसके देखा देखी टावर पर मौजूद तनवीर ने भी एक लॉन्च का निशाना कर लिया। इमरान की चीखती आवाज जोली और इसके बाकी साथियों के कानों तक भी पहुंच गई थी, इसलिए उन्होंने दाएं बाएं से करीब आने वाले लॉन्चर पर एक साथ कई मिनी मिसाइल फायर कर दिए। मिसाइल आगे बरसाते हुए गनशिप लॉन्चर की तरफ गए। जैसे ही मिनी मिसाइल गनशिप लॉन्चर की तरफ फायर हुए, उसी लम्हे इमरान ने तनवीर के चीखने की आवाज सुनी। तनवीर की चीख सुनकर इमरान ने पलट कर देखा तो ये देखकर उसका रंग फक हो गया कि तनवीर उलटकर टावर से दूसरी तरफ गिर रहा था। वो शायद गनशिप लॉन्चर की तरफ से फायर की जाने वाली किसी गोली से हिट हो गया था। इधर गनशिप लॉन्चर की पायलट्स ने लॉन्चर की तरफ मिसाइल आते देखे तो इन्होंने फौरन लॉन्चर के रुख मोड़ने की कोशिश की, लेकिन इमरान और इसके साथियों ने इस बात को मद्देनजर रखकर लॉन्चर में मिसाइल फायर किए थे कि वो मिसाइलों से बचने के लिए किसी तरफ लॉन्चर मोड़ ना सकते हों। इसलिए जैसे ही लॉन्चर ने दाएं बाएं मुड़ने की कोशिश की, उसी लम्हे एक साथ उनसे कई मिनी मिसाइल जा टकराए। माहौल की जगह बाद दिखे मौतें धमाकों से गूंज उठा और चारों गनशिप लॉन्चर के टकराते ही उड़ते चले गए। टॉर्मर ने जब चारों गनशिप लॉन्चर को तबाह होते देखा तो उसने भी लॉन्च कंट्रोल करते हुए इसे दाएं बाएं लहराने की बजाय सीधे रुख पर दौड़ाना शुरू कर दिया। लॉन्चर को तबाह होते देखकर इमरान तेजी से दौड़ा हुआ लॉन्च के एक भी हिस्से की तरफ बढ़ा चला गया, जिससे तरफ इसने तनवीर को टावर से गोली से हिट होकर गिरते देखा था। चिरोल तेज तेज चलता हुआ जमीन के नीचे बने हुए कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ा जा रहा था। उसके चेहरे पर हैरत और कतरी परेशानी के तासुरात नुमाया थे। उसे अभी कुछ देर पहले कंट्रोल रूम से जेम्स ने कॉल की थी। उसने उसे दरख्वास्त की थी कि वो जल्द से जल्द कंट्रोल रूम में आए।
وہ اسے ایک خاص چیز کی اسکرین پر دکھانا چاہتا تھا۔ جیمز کے لہجے میں بے حد پریشانی کا عنصر تھا۔ جب جیرالڈ نے اسے پریشانی کی وجہ پوچھی تو جیمز نے اسے بتایا کہ ایک مشین جس کا لنک زیر زمین حصے سے رکھا گیا تھا اسے کوشن دے رہی تھی، جسے پتہ چلتا تھا کہ کچھ افراد جزیرے کے نیچے قدرتی ٹنل سے گزر رہے ہیں۔ یہ ٹنلز ایسی تھیں جو جزیرے کے نیچے سے ہوتی ہوئی یا تو جزیرے کے سائڈوں میں جا کر نکل جاتی تھی یا پھر جزیرے کے مخصوص حصے تک پہنچ کر بند ہو جاتی تھی۔ لیکن جیمز کے کہنے کے مطابق ان ٹنلز میں ایسے بھی بہت سے ٹنلز موجود تھے جو جزیرے کے اوپر دراڑوں تک آتی تھیں، اور ان دراڑوں میں اتنا خلا موجود تھا کہ اگر کوئی انسان ٹنلز میں تیرتا ہوا اس طرح آئے تو وہ جزیرے کے تمام حفاظتی سسٹم سے بچ کر ان دراڑوں سے نکل کر جزیرے تک پہنچ سکتا تھا۔ چونکہ زیر زمین سینکڑوں ٹنلز تھے اور جزیرے پر بھی قدرتی طور پر بنی ہوئی دراڑوں میں کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے ہر دراڑ پر نظر رکھنا اور وہاں حفاظتی انتظامات کرنا ناممکن تھا۔ جیمز کو ان باتوں نے جیرالڈ کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون انسان ہے جو زمین کے نیچے موجود ٹنلز میں تیر رہے ہیں۔ اسے وہ جیمز کی بات سنتے ہی کنٹینر میں بنے ہوئے اپنے آفس سے نکل کر اس طرف بڑھ گیا تھا جہاں زیر زمین ایک تہہ خانے میں جزیرے کا کنٹرول کرنے اور جزیرے کے ہر حصے پر نظر رکھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ کنٹرول روم میں دیواروں کے ساتھ کئی مشینیں کام کر رہی تھیں جن کے ساتھ باقاعدہ اسکرینیں بھی نصب تھیں۔ ان اسکرینوں کے ذریعے جزیرے کے مختلف حصوں پر نظر بھی رکھی جا سکتی تھی اور جزیروں کے ماحولیاتی نظام کو بھی چیک کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کنٹرول روم سے ان تمام ویپنز کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا تھا، جسے سمندر میں آنے والے کسی بحری جہاز، آسمان سے آنے والے کسی بھی فائٹر طیارے کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ جیرالڈ کو کنٹرول روم میں داخل ہوتے دیکھ کر مشینوں پر کام کرتے ہوئے افراد فوراً اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ بیٹھو اور اپنا کام کرتے رہو، جیرالڈ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ سب اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ جیرالڈ دائیں طرف موجود ایک مشین کی طرف بڑھتا چلا گیا جس کے سامنے جیمز بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بدستور اپنی کرسی کے پاس کھڑا تھا۔ مشین پر ایک بڑی سی اسکرین روشن تھی جس پر نیلے رنگ کی بے شمار لکیریں سی پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ لکیر ایسی تھی جیسے کسی پہاڑی علاقے میں موجود پہاڑی کاروں کو مارک کیا گیا ہو۔ اس نیلے رنگ کی لکیروں میں ایک لڑکی کا رنگ سفید تھا جس میں چند چھوٹے چھوٹے سے سوراخ رنگ کے نقطوں سے آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ دیکھیں جناب، یہ ان سمندری ٹنلز کی تصویریں ہیں جن پر ہم نے نگاہ رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے تھے۔ نیلے رنگ کی لکیریں سمندر کے نیچے موجود قدرتی سرنگوں کی ہیں جو مختلف اطراف میں جاتی ہیں، اور ان میں سے بہت سی ایسی سرنگیں ہیں جو سیدھی جزیرہ کرانٹ کی طرف آتی ہیں، جن کے دہانے یا تو جزیرے پر موجود دراڑوں میں ہیں یا پھر پانی سے بھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے تالابوں اور جھیل میں نکلتے ہیں۔ اور یہ جو آپ سفید لکیر دیکھ رہے ہیں یہ وہ ٹنل ہے جسے اندر سے چیک کیا جا رہا تھا، اس لیے اس کا رنگ بدل گیا ہے، اور اس لکیر میں آپ کو سرخ رنگ کے جو ڈاٹس آگے بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں یہ جانداروں کے ہیں، جن میں انسان بھی ہو سکتے ہیں اور سمندری جانور بھی۔ نیکی چم نے ہم جزیرے کے گرد پاور وائپ لگا بچھا رکھی ہیں، اس لیے اس طرف کسی آبی جانور کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ ضرور انسان ہیں جنہوں نے الیکٹرک شاک سے بچنے کے لیے ایسے لباس پہن رکھے ہیں، انسولیٹڈ ہیں اور جن سے بجلی نہیں گزر سکتی، اور ایسا کام وہی کر سکتے ہیں جنہیں اس بات کا علم ہو کہ جزیرے کے کناروں پر طاقتور کرنٹ موجود ہے، اور اس کرنٹ سے بچنے کا واحد حل یہی ہے کہ اس طرف انسولیٹڈ لباس پہن کر آیا جائے۔ جیمز نے جیرالڈ کو آگے آتے دیکھ کر اسے اسکرین پر موجود لکیروں کے جال کے بارے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، میک اپ میں جو افراد تھے ان کی تعداد 6 تھی، اور تم نے سمندر میں موجود موٹر بوٹ کے میزائل مار کر تباہ کیا تھا، ان میں یہ 6 افراد بھی تھے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ جب تم نے موٹر بوٹ کا نشانہ بنایا ہو اس سے پہلے ہی یہ سب بوٹ سے نکل گئے ہیں؟ اور جیرالڈ نے ہون بھیجتے ہوئے کہا، یس باس، ایسا ممکن ہے کیونکہ جب میں نے بوٹ کا نشانہ بنایا تھا اس وقت انفراریڈ سے تصویریں حاصل کرنے والا طیارہ وہاں نہیں تھا۔ ممکن ہے کہ انہوں نے میزائل کو بوٹ کی طرف سے آتے دیکھ لیا اور وہ بوٹ تباہ ہونے سے پہلے سمندر میں کود گئے ہوں، جیمز نے کہا۔ اگر یہ سب سمندر میں کود گئے تھے تو پھر بعد میں جاسوس طیارے سے ہم نے جو تصویر حاصل کی تھی ان تصویر میں لاشوں کے ٹکڑے اور خون ہی خون کیوں دکھائی دے رہا تھا؟ جیرالڈ نے غصے لہجے میں کہا، یہ ان باقی افراد کی لاشوں کے ٹکڑے اور خون ہو جو میک اپ میں نہیں تھے، جیمز نے کہا۔ تو پھر میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا ہے کہ کرنا فریدی اور اس کے ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں، جیرالڈ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یس باس، وہ ضرورت سے زیادہ تیز اور چلاک ہیں، انہیں شاید سمندر کے نیچے موجود خفیہ سرنگوں کا علم ہو چکا تھا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہم نے انہیں جزیرے سے دور رکھنے کے لیے جزیرے پر کون کون سے حفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں، جن کا ثبوت یہ ہے کہ وہ الیکٹرک شاک سے بچنے کے لیے انسولیٹڈ لباس پہن کر آئے ہیں، ورنہ ٹنلز میں ہونے کے باوجود طاقتور کرنٹ سے یہ فوراً ہلاک ہو جاتے۔ جیمز نے کہا، میں ان کی ساری چالاکی اور ذہانت ان کے ناک کے راستے باہر نکال سکتا ہوں۔ تم یہ بتاؤ، یہ جس سرنگ میں سفر کر رہے ہیں جزیرے کے کس حصے کی طرف آتی ہے اور اس کا دہانہ کہاں کھلتا ہے؟ جیرالڈ نے غرا کر کہا، یہ جس سرنگ میں سفر کر رہے ہیں آگے جا کر یہ سرنگ کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اس کے کچھ حصے جزیرے کے دراروں اور کچھ کھائیوں کی طرف نکلتے ہیں، اور سرنگ کا ایک حصہ جزیرے کے سینٹر میں موجود ایک جھیل سے نکلتا ہے۔ یہ مزید 1 کلومیٹر کا سفر کر لیں پھر میں بتا سکتا ہوں کہ یہ سرنگ کے کس حصے سے باہر آ سکتے ہیں، جیمز نے کہا۔ میں جلد سے جلد ان کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں اور تم مجھے مزید انتظار کرنے کا کہہ رہے ہو؟ نان سینس، جیرالڈ نے غرا کر کہا، مجبوری ہے باس، ٹنل سمندر کے نیچے ہے، وہاں جا کر ہم انہیں نہیں پکڑ سکتے اور نہ ہی انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ان ٹنلز تک جانے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، جیمز نے کہا۔
तो क्या हमें इनका इस वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा ताकि जब तक ये जजीरे के किसी भी हिस्से पर ना जाते, जेरोल ने कोसीले लहजे में कहा। यस बॉस, हमें इन तमाम दरारों, खाइयों और खास पर ये झील पर नजर रखनी है। इनके जजीरे पर सबसे सेफ रास्ता झील से ही हो सकता है, जेम्स ने कहा। लेकिन झील भी मीलों तक फैली हुई है। अब न जाने वो झील के किस हिस्से से निकले। हमारे पास इतनी नफरी नहीं है कि हम झील के साथ साथ जजीरे के तमाम दारों और खाइयों के ऊपर मसले अफराद बिठा सकें, जेरोल ने परेशानी के आलम में कहा। इसकी आप फिक्र न करें, मैं जजीरे का सर्चर सिस्टम ऑन कर रखा। इस सर्चर सिस्टम से जजीरे के हर हिस्से का जायजा लिया जा सकता है। वो लोग जजीरे के जिस हिस्से में आएंगे, सर्चर सिस्टम उन्हें ना सिर्फ ट्रेस कर लेगा बल्कि ये निशानदेही भी कर देगा कि वो किसी दरार से बाहर आ रहे हैं, खाई से या झील से। जैसे ही वो मार्क होंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, फिर हम इस मसले अफराद की जांच कर सकते हैं, जेम्स ने कहा। इससे तो मुझे तुमसे हर वक्त राब्ते में रहना पड़ेगा, न जाने वो कब्र किस रास्ते से बाहर आ जाए, जेरोल ने कहा। यस बॉस, लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये जिस टनल्स में सफ़र कर रहे हैं, 1 मील और आगे आ जाएं तो मुझे पता चल जाएगा कि वो जजीरे में आने वाले किस टनल में दाखिल हुए हैं और जजीरे के किस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसी सूरत में हम इस सारे इलाके का घेराव कर लेंगे और जैसे ही ये लोग बाहर आ जाएंगे, उन्हें साइंस से निशाना बना लिया जाएगा। वो हमारे हाथों से बच नहीं सकेंगे, जेम्स ने जेरोल को यकीन दिलाते हुए कहा। हाँ ठीक है, अब इसके सिवा और क्या भी कर सकते हैं। मैं तो इस बात से मुतमईन था कि कर्नल फ्रीदे और इसके साथी जजीरे की तरफ कदम भी नहीं बढ़ा सकेंगे, लेकिन ये तो मेरी तवक्का से भी ज्यादा तेज निकले हैं। ये ना सिर्फ जजीरे के गिर्द फैले हुए ताकतवर करंट से बच निकले हैं, बल्कि जजीरे के किनारों पर हमने उनके लिए जो कटर रेस और दूसरे साइंसी इंतजाम कर रखे थे, इनसे भी बच निकले हैं। और हमारी हर एहतियात के बावजूद ये जजीरे पर पहुंचने वाले हैं और हम इन्हें किसी तरह से जजीरे पर आने से रोक भी नहीं सकते हैं। अगर इस बात का चीफ को इल्म हो गया तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा और मेरा कोर्ट मार्शल करके मुझे इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर मौत की सजा दे देगा, जेरोल ने इंतहाई परेशानी के आलम में कहा। कर्नल फ्रीदे और इसके साथियों की हलाकत के बाद चीफ आपसे कोई बात पुछ नहीं कर सकेंगे बॉस। इन्हें कर्नल फ्रीदे और इसके साथियों की हलाकत से मतलब है, इस बात से नहीं कि वो जजीरे पर हलाक हुए हैं, ये समुद्र में, और फिर ये तमाम इंतजाम चीफ ने खुद किए हैं। इससे आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, जेम्स ने कहा। तुम ठीक कह रहे हो, बाकी जजीरे की हिफाजत के तमाम इंतजाम चीफ ने खुद किए हैं। चीफ के फुल प्रूफ इंतजाम के बावजूद कर्नल फ्रीदे और उसके साथी अगर जजीरे पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, चीफ की ही होगी, जेरोल ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। यस बॉस, लेकिन ये तय है कि कर्नल फ्रीदे और उसके साथी जजीरे पर आने के बावजूद भी जिंदा नहीं बच सकेंगे। ये जजीरा उनके लिए हर हाल में मौत का जजीरा साबित होगा, जेम्स ने कहा। ठीक है, तुम इन पर नजर रखो और मसला फोर्स को अलर्ट कर दो। ये जिस टनल में जाएं इसके बारे में मुझे इन्फॉर्म करते रहना। ये कोशिश करूंगा कि ये टनल से निकलकर जिस खाई, दरिया या झील पर पहुंचे, मैं वहां इतने बम बरसाऊंगा कि ये हमेशा के लिए ही एक जगह दफन हो जाएंगे और इन्हें जजीरे पर कदम रखने का भी मौका नहीं मिल सकेगा, जेरोल ने कहा। यस बॉस, ये वाकई मुनासिब इकदाम हो सका, इस तरह वो सब वहीं खत्म हो जाएंगे, जेम्स ने खुश होते हुए कहा। मेरा सेल फोन ऑन है, तुम जिस वक्त चाहो मुझे कॉल कर सकते हो, जेरोल ने सर हिलाते हुए कहा। तो अब जवाब में जेम्स ने भी इस बात में सर हिला दिया। जेरोल चल हमें स्क्रीन की तरफ देखता रहा जिसमें सफेद रंग के टनल में 6 नुक्ते बदस्तूर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे थे। फिर वो होंठ भेजता हुआ मुड़ा और तेज तेज चलता हुआ कंट्रोल रूम से बाहर निकलता गया। दूसरी तरफ आते ही इमरान की नज़र तनवीर पर पड़ी तो इसके चेहरे पर इत्मीनान की लहर फैलती चली गई। तनवीर अपने पैरों पर खड़ा था, उसका दायां कंधा जख्मी था जिस पर जोलिया बैंडेज कर रही थी। मेडिकल बॉक्स इसे शायद लॉन्च के किसी केबिन से ही मिल गया था। तुम ठीक हो? इमरान ने तनवीर की तरफ बढ़ते हुए कहा। हाँ, एक गोली मेरे कंधे को छूती हुई गुजर गई थी, तनवीर ने जवाब दिया। चलो इसी बहाने तुम्हें जोलिया से अपनी खिदमत कराने का तो मौका मिल गया, अब तो खुश होना, इमरान ने कहा। तो वो सब मुस्कुरा दिए। उसमें खिदमत करने वाली कौन सी बात है, ये जख्मी है, अगर तुम भी जख्मी होते तो मैं तुम्हारी भी इस तरह से बैंडेज कर देती, जोलिया ने मुंह बनाकर कहा। तुमसे बैंडेज कराने के लिए तो मैं अपने हाथों खुद को जख्मी कर सकता हूँ, इमरान ने कहा। तो वो सब एक बार फिर हंस पड़े। हमने उनकी चारों गन शिप लॉन्चें तबाह कर दी हैं, क्या वो मजीद स्क्वाड नहीं भेजेंगे, सफदर ने पूछा। क्यों नहीं भेजेंगे, इनके 4 लॉन्चें तबाह हुई हैं, इससे इनका गम गुस्सा और बढ़ गया होगा और अब वो गनशिप लॉन्च नहीं बल्कि गनशिप हेलीकॉप्टर और फायर तैयारी भी भेज सकते हैं, इमरान ने जवाब दिया। गनशिप हेलीकॉप्टर को तो हम इसी मिनी मिसाइल गनों से निशाना बना लेंगे, लेकिन फाइटर तैयारे ये तो बुलंदी पर होते हैं, तो किसी भी तरह हमारी मिनी मिसाइल गनों की रेंज में नहीं आएंगे, सफदर ने कहा। तो क्या अब हमें इस लॉन्च को छोड़ देना पड़ेगा, जोलिया ने पूछा। नहीं, हम इसी लॉन्च से ही आगे जाएंगे और इस बार मैं ऐसा इंतजाम करूंगा कि आंखें होने के बावजूद जैकुलिन और इसके साथी ना हमें देख सकेंगे और ना ही हमारी लॉन्च को। उसके तारे अगर फिजा में बुलंद होकर आए तो वो भी नहीं ढूंढ सकेंगे, लेकिन उसके लिए हमें लॉन्च की रफ्तार कम करनी पड़ेगी, वरना लॉन्च के पीछे बनने वाली लहरें हमारा भांडा फोड़ देंगी और त्यारे को इस हिस्से में बम बरसाने का मौका भी मिल जाएगा, इमरान ने कहा।
अब क्या करोगे तुम? हमारा पहला तजुर्बा तो नाकाम हो गया कि तुमने लॉन्च को उम्र यार के सुलेमान चादर में छुपा दिया है और इसे कोई नहीं देख सकेगा। जुलिया ने मुंह बनाकर कहा, अब मैं इस लॉन्च को जुम्बेल के अंदर ही डाल दूंगा, फिर वो कैसे ढूंढेंगे इसे? इमरान ने कहा, जुम्बेल के अंदर? क्या मतलब? जुलिया ने चूम कर कहा। ये सब हैरत से इमरान की तरफ देखने लगे, जैसे इन्हें इमरान की बात की मतलब समझ ना आया हो। मतलब तुम्हें ग्राहम बताएगा? बोलो ग्राहम, अब हम इस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या करेंगे? इमरान ने मुस्कुराते हुए ग्राहम की तरफ देखते हुए कहा। तो इन सबकी नजरें ग्राहम की तरफ घूम पड़ी। ये खसूसी लॉन्च है जो समुद्र के ऊपर भी तैर सकती है और समुद्र के नीचे भी। इस लॉन्च को आबूजर बनाया जा सकता है। ग्राहम ने कहा तो वो सब चौंक कर लॉन्च को चारों तरफ से देखना शुरू हो गए। लेकिन कैसे? देखने में तो ये एक आम सी लॉन्च नजर आ रही है, इसे आबूदोर बनाकर समुद्र में कैसे उतारा जा सकता है? तनवीर ने हरे भरे लहजे में कहा, हम पाक एशिया में नहीं, क्रीमिया में है, जहाँ आए दिन नई से नई इजादात होती रहती हैं और चंद इजादात ऐसी हैं जो मंजर आम पर आती हैं, वरना अहम और खसूसी तौर पर होने वाली इजादात को क्रीमिया किसी भी तौर पर सामने नहीं लाता और इन इजादात सिर्फ क्रीमी मफादात के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसा कि इस लॉन्च को ही ले लो। इस लॉन्च को चारों तरफ रेलिंग लगी हुई है जो आम लॉन्चों पर नहीं होती। आमतौर पर लॉन्चों के किनारे गुलाई में होते हैं, लेकिन तुमने शायद गौर नहीं किया, इस लॉन्च के चारों किनारे चिपटे हैं और एक लंबी और सीधी लकीर जिनसे है जिन्हें आगे से नोक बनाने के लिए मोड़ा गया है। किनारों की पट्टियों को गौर से देखो तो तुम्हें इनके सेंटर में खला बना हुआ दिखाई देगा। इस खला में एक मखसूस किस्म का शीशा छुपा हुआ है जो लचकदार भी है और इंतहाई मजबूत भी। लॉन्च के कंट्रोल रूम में जो मौजूद एक बटन प्रेस करते ही चारों तरफ से शीशा उभरना शुरू हो जाता है और ऊपर जाकर लॉन्च को मुकम्मल तौर पर कवर कर लेता है और लॉन्च के ऊपर एक बड़ा सा गुंबद बन जाता है जिससे पानी लॉन्च में दाखिल नहीं हो सकता। जब लॉन्च कवर हो जाती है तो फिर इसे पानी के नीचे भी ले जाया जा सकता है और इसी रफ्तार से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इमरान ने कहा, चलो अगर तुम्हारी ये बात भी मान ली जाए तो शीशे के मखसूस गुंबद को फैलाकर लॉन्च कवर्ड भी की जा सकती है और इसे किसी आबुदोर की तरह समुद्र में भी उतारा जा सकता है। लेकिन ऑक्सीजन? इस लॉन्च में ऑक्सीजन की कमी कैसे पूरी की जा सकती है? हमें जो ऑक्सीजन खुली फिजा में मिल रही है, क्या वो समुद्र के नीचे भी इसी तरह ही मिल सकती है? जुलिया ने कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है? जिस साइंसदान ने इतनी बड़ी और यूनिक इजाद की है, इसने इस बात का नजरअंदाज कर दिया होगा कि अगर लॉन्च को समुद्र में आबदोर की तरह उतारा जाएगा तो लॉन्च में मौजूद इंसान सांस कैसे लेंगे? इमरान ने मुंह बनाकर कहा, और हाँ ये भी ठीक है, तुम फिर हमें लॉन्च जल्द अज जल्द पानी में ही उतार लेनी चाहिए ताकि हम जैकुलिन के मुमकिन हमले से बच सकें। जुलिया ने सर हिलाकर बात समझते हुए कहा, ग्राहम? इमरान ने ग्राहम से मुखातिब होकर कहा, ठीक है इमरान साहिब, मैं टॉलमर से कह देता हूँ अब बाकी का सफर समुद्र के नीचे करेंगे। ग्राहम ने कहा और फिर तेज तेज चलता हुआ लॉन्च के कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ता चला गया। लेकिन चंद लम्हे गुजरे हुए होंगे कि इसी लम्हे अचानक सरसर सरसर की आवाजों के साथ उनके चारों तरफ शीशे की दीवारें बनती चली गईं जो ऊपर जाकर एक दूसरे से मिल गई थी और 10 फुट की बुलंदी पर गुंबद की शक्ल इख्तियार कर गई थी और लॉन्च शीशे के इस गिलाफ में पैक हो गई। इसी लम्हे लॉन्च का अगला हिस्सा नीचे की तरफ झुका और फिर लॉन्च तेजी से समुद्र में उतरती चली गई। कुछ ही देर में उनके इर्द गिर्द पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। गनशिप लॉन्चर से होने वाली फायरिंग से हमारी लॉन्च पर जो सुराख बने हैं, क्या समुद्र में उतरने से इन सुराखों से पानी अंदर नहीं आ जाएगा? कैप्टन शकील ने चारों तरफ देखते हुए कहा, नहीं, लॉन्च की दीवारें डबल कोटेड है। दीवारों का ऊपर वाला हिस्सा प्लाटीनियम से बना हुआ है जबकि अंदरूनी हिस्से फाइबर ऑप्टिकल ग्लास के शीशों से बनाया गया है। गोली ने प्लाटीनियम से बने हुए हिस्से को नुकसान पहुंचाया होगा, अंदरूनी हिस्सा सलामत होगा जहां से पानी के अंदर आने का कोई खतरा नहीं हो सकता। इमरान ने जवाब दिया। इमरान साहिब, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? अचानक उन्हें लॉन्च के किसी हिस्से में लगे हुए स्पीकर से ग्राहम की आवाज सुनाई दी जो बदस्तूर कंट्रोल रूम में मौजूद था। यस ग्राहम, बोलो, मैं सुन रहा हूँ, इमरान ने कहा। जजीरा हवान की तरफ से 2 फाइटर तैयारे बुलंद हुए हैं जो तेजी से इस तरफ आ रहे हैं और इनकी बुलंदी भी ज्यादा नहीं है। दुरान ने दोनों फाइटर तैयारों को मार कर लिया है। ग्राहम की आवाज सुनाई दी, ये तो होना ही था, तुम लॉन्च मजीद नीचे ले जाओ और इसे 90 दर्जे के जाविये पर ले जाने के बजाय 120 दर्जे पर घुमा दो। हम जब अब रास्ता बदल कर जाएंगे फाइटर तैयारी इस जगह पर बम बरसाएंगे जहाँ उनकी लॉन्चें तबाह हुई हैं। इमरान ने कहा, ठीक है, मैं लॉन्च घुमा रहा हूँ। ग्राहम ने कहा, लॉन्च की रफ्तार में भी इजाफा कर दो क्योंकि तैयारे इर्द गिर्द भी बम बरसा सकते हैं। हम समुद्र के इस हिस्से से जितनी दूर होंगे इतना ही बेहतर होगा, इमरान ने कहा। ओके, ग्राहम की आवाज सुनना ही थी कि और इन्होंने लॉन्च जो अब जदीद आबदोर की तरह तब्दील हो गई थी, इसे ना सिर्फ समुद्र की मजीद गहराई में जाते देखा बल्कि इसकी रफ्तार भी कई गुना बढ़ गई। लेकिन अभी कुछ ही देर गुजरी होगी कि इन्हें पानी में शदीद हलचल महसूस होने लगी। गहराई में पानी यूं उछलना शुरू हो गया था जैसे समुद्र के नीचे अचानक कोई आतिशफशा फटा हो पड़ा हो। तेज लहरों की वजह से आबदोज लहरें लहरा रही थीं, लेकिन कंट्रोल रूम में मौजूद टॉलमर और ग्राहम इसे संभाल रहे थे। लगता है फाइटर तैयारों ने समुद्र में बमबारी करना शुरू कर दी है, जोला ने रेलिंग से चिपकते हुए कहा। जाहिर है वो हमें इतनी साइंस से तो नहीं छोड़ेंगे, इमरान ने कहा। क्या इस लॉन्च
मेरा मतलब है कि आबदोज के अंदर रहकर हम जजीरे के गिर्द फैली हुई बरकी ररों से बच जाएंगे। जोलिया ने पूछा। हाँ, फाइबर ऑप्टिकल ग्लासेस से बनी हुई प्लेट्स आइसोलेटेड होती हैं जिनसे बरकी रो नहीं गुजर सकती। जब तक हम आबदोज के अंदर हैं, बरकी रो नहीं ना लॉन्च को नुकसान पहुंचा सकती है और ना हमें, इमरान ने कहा। लेकिन जजीरे पर जाने के लिए हमें लॉन्च पर ऊपर लानी होगी, और जैसे ही हम लॉन्च ऊपर लाएंगे और फिर एक बार फिर हम पर हमला बोल देंगे, सफदर ने कहा। इसके लिए हमें एहतियात से काम लेना होगा। हम उस वक्त लॉन्च सतह पर लाएंगे जब कदरे खतरा कम होगा, इमरान ने जवाब दिया। एक और बात, कैप्टन शकील ने कहा। बोलो, तुम भी बोलो, इमरान ने एक तवील सांस लेकर कहा। तो इसने अंदाज देखकर वो सब मुस्कुरा दिए। आपने एक साइंसी मशीन से लॉन्च को इनविजिबल किया था, इसके बावजूद लॉन्च ब्लू सर्कल ब्लू लाइट की वजह से देखी जा सकती थी। क्या हमें समुद्र के नीचे ब्लू लाइट चेक नहीं कर सकेगी? अगर वो हमारे मुकाबले में आबदोज से ले आए और उन्होंने हर तरफ ब्लू लाइट ऑन कर दी तो फिर? कैप्टन शकील ने कहा। पानी के नीचे आने के बाद नाइटम्स रेज की ताकत दुगनी बल्कि तिगनी हो जाती है और ब्लू सर्कल रेजर्स पानी की सतह पर तो काम कर सकते हैं लेकिन पानी के नीचे नहीं। इसलिए हमें ब्लू सर्कल से कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो आबदोज से ले आए और इन आबदोजों की हेड लाइट्स ब्लू रंग की हुई तो फिर वाकई वो हमें साइंस से चेक कर सकते हैं। और फिर जाहिर है जिस तरह हमने गनशिप लॉन्चों को मुकाबला किया इसी तरह हम इन आबदोजों को भी मुकाबला करके इन्हें तबाह कर देंगे। इसके सिवा तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है, रेड कोबरा ने जजीरे की हिफाजत के लिए हर तरह का इंतजाम किया है, लेकिन जजीरे की हिफाजत के लिए जंगी आबदोजें नहीं लाई गई हैं। इसलिए हमारा समुद्र के नीचे इनसे मुकाबला होने का कोई चांस नहीं है, इमरान ने कहा। नहीं है तो वो किसी भी वक्त आबदोजें यहाँ मंगवा सकते हैं। क्रीमिया के पास दुनिया के तेज तीन एटमी आबदोजें मौजूद हैं जो हजारों मील का रास्ता चंद घंटों में भी तय कर सकती हैं, जोलिया ने कहा। अल्लाह अल्लाह करो और दुआ करो कि ऐसा ना हो, क्योंकि एटमी आबदोजों के सामने हमारी ये छोटी सी आबदोज किसी खिलौने से भी कमतर साबित होगी। अगर आबदोजों ने हमें घेर लिया और हम पर तार पेट कर फायर कर दिया तो बस फिर समझो कि हमारी होने वाली औलाद आलम बाला ही यतीम हो जाएगी, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। तो वो एक बार फिर मुस्कुरा दिए। अब हम जजीरा हवान से कितनी दूर हैं? तनवीर ने पूछा। इस बात का जवाब तो ग्राहम और टालमन ही दे सकते हैं जो कंट्रोल रूम में मौजूद है, इमरान ने कहा। ग्राहम? जोलिया ने ग्राहम से मुखातिब होकर कहा। यस मैडम, ग्राहम की आवाज नहीं थी। अब हम जजीरा हवान से कितनी दूर हैं? जोलिया ने तनवीर का सवाल दोहराते हुए कहा। हम इस वक्त 36 नॉट 31 की रफ्तार से सफर कर रहे हैं और हमारी आबदोज समुद्र में 1000 फीट नीचे है। जजीरा हवान 140 दर्जे के जाविये पर है जो हमसे तकरीबन 25 बहरी मील दूर है, ग्राहम ने जवाब देते हुए कहा। हम कितनी देर में वहां पहुंच जाएंगे? सफदर ने पूछा। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट और लगेंगे, ग्राहम ने जवाब दिया। ओके, सफदर ने कहा और स्पीकर में खामोशी छा गई। इमरान साहब, कंट्रोल रूम से ग्राहम की एक बार फिर आवाज सुनाई दी। यस ग्राहम, बोलो, इमरान ने कहा। एक बहुत बड़ा खतरा हमारी तरफ बढ़ा है, क्या आप कुछ देर के लिए कंट्रोल रूम में आना पसंद करेंगे? ग्राहम ने कहा। उसके लहजे में तशवीश का अंसर झलक रहा था। उसका तशवीश भरा लहजा सुनकर ना सिर्फ इमरान बल्कि इमरान भी संजीदा हो गया और तेजी से कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ता चला गया। जोलिया और उसके साथी भी इमरान के पीछे चल पड़े। जेरोल्ड एक बार भी कंट्रोल रूम में मौजूद था। वो उसी स्क्रीन के सामने खड़ा था जिस पर जेम्स ने उसे कर्नफ्री दी और उसके साथ उन्हें समुद्र के नीचे एक टनल में तैरते दिखाया था। स्क्रीन पर इसी तरह बेशुमार लकीरें दिखाई दे रही थी जो मुख्तलिफ अतराफ में जाती हुई दिखाई जा रही थी। सुर्ख रंग के 6 नुक्ते एक सफेद रंग की लकीर में दिखाई दे रहे थे और ये लकीर एक मखसूस मकाम पर जाकर खत्म हो रही थी। ये स्पष्ट कंफर्म हो गया। इस ज़ेरे ज़मीन टनल का रास्ता जजीरे के शुमाल में एक खाई में निकलता है। ये लोग इस टनल में सफर कर रहे हैं, जेम्स ने कहा। कि टनल आगे जाकर कहीं और भी मुड़ती है? जेरोल्ड ने पूछा। नो बॉस, इस टनल में जजीरे पर मौजूद खाई में आने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जेम्स ने जवाब दिया। मतलब ये कि अब ये लोग खाई में आएंगे और फिर इस खाई से निकलकर जजीरे पर आने की कोशिश करेंगे, जेरोल्ड ने कहा। यस बॉस, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आम सा रास्ता छोड़कर उन्होंने इस कदर कठिन और खतरनाक रास्ते क्यों इख्तियार कर रहे हैं, जेम्स ने कहा। क्या मतलब? जेरोल्ड ने चौंक कर कहा। जिस खाई की तरफ ये सफर कर रहे हैं वो इंतहाई गहरी है। इस खाई में पानी तो भरा हुआ है लेकिन पानी एक मखसूस हद तक है। खाई से निकलने के उन्हें शायद जद्दोजहद करनी पड़ेगी और खाई की दीवारें इस कदर चिकनी है कि ये एक कदम भी ऊपर नहीं आ सकेंगे। ये जितनी बार भी ऊपर आने की कोशिश करेंगे इतनी ही बार फिसल कर नीचे जा गिरेंगे। इसके अलावा खाई में जहरीली गैस भरी हुई है। अगर इनके पास हैवी ऑक्सीजन सिलेंडर भी हुए तो जितना ये सफर करके आए हैं अब तक सिलेंडर की ऑक्सीजन भी खत्म हो चुकी होगी और ये बगैर ऑक्सीजन के खाई में ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकेंगे। जबकि टनल्स में ऐसे बहुत से रास्ते हैं जिनसे गुजर के झील और दूसरी दरारों में पहुंच सकते थे। जेम्स ने होंठ भेजते हुए कहा। हो सकता है कि इस बात का इल्म ही ना हो कि ये किस तरफ जा रहे हैं और आगे उनके लिए क्या खतरात हो सकते हैं, जेरोल्ड ने कहा। यस बॉस, यही बात हो सकती है, वरना इस खाई की तरफ जाना सरीहन खुदकुशी के सिवा कुछ भी नहीं है, जेम्स ने इस बात में सर हिलाकर कहा। कितनी देर में ये खाई तक पहुंच जाएंगे, जेरोल्ड ने पूछा। जिस तेजी से ये आगे बढ़े हैं इससे तो लगता है कि अगले चंद मिनट में ये खाई में ही होंगे, जेम्स ने जवाब दिया। ओके, मुझे इस खाई की तफसील बताओ कि ये खाई जजीरे के किस हिस्से में है, जेरोल्ड ने कहा। तो जेम्स इस जजीरे पर मौजूद खाई के बारे में बताने लगा। ओके, मैं देखता हूँ कि अब ये खाई से कैसे बाहर आते हैं। अब यहाँ खाई इसके मदफन बनेगी, जेरोल्ड ने कहा और तेज तेज चलता हुआ कंट्रोल रूम से बाहर आ
गया। कंट्रोल रूम के बाहर कई मसले अफराद मौजूद थे जो हर किस्म के असले से लैस थे। आओ मेरे साथ, जेरोल ने इससे कहा और तेज तेज चलता हुआ आगे बढ़ गया। मसले अफराद उसके पीछे हो लिए। मसले अफराद की तादाद 10 थी। वो सब चट्टानी रास्तों पर चलते हुए जजीरे के एक ऐसे हिस्से में आ गए जहाँ हर तरफ छोटी बड़ी खाइयां फैली हुई थी। जमीन के इस हिस्से पर बहुत से कटाव भी थे। खाई चुके समुद्र के किनारे से मजीद गहरी थी, इसलिए सबके सब पानी से भरी हुई थी, जिससे हर तरफ कसीली सी बू फैली हुई थी। जेरोल्ड और इसके मुस्तैद साथी दरारों और खाइयों से बचते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ फासले पर एक बड़ा सा गड्ढा था जो दूर तक फैला हुआ था। ये हिस्सा एक बड़े कटाव की वजह से फैला था जिसने एक बड़ी खाई की शक्ल इख्तियार कर ली थी। खाई काफी गहरी और बड़ी थी। इस खाई से वाकई इंतहाई तेज और नागवार बू आ रही थी। जेरोल्ड ने मुंह से बचने के लिए जेब से रुमाल निकालकर अपनी नाक पर रख लिया था। ये है वो खाई जिसे वो लोग इस तरफ आ रहे हैं। हमें इस खाई को तबाह करना होगा ताकि वो इस खाई से बाहर ना आ सके और यही खाई उनका मतवन बन जाए। जेरोल्ड ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा, यस बॉस, हम इस खाई में एम बम फेंक देंगे। एम बमों से खाई की दीवारें टूट फूट जाएंगी और अगर वो पानी के अंदर भी हुए तो वो खाइयों के दीवारों के मलबे से नहीं बच सकेंगे और ना ही इन्हें वापस इस टनल में जाने का मौका मिलेगा। जेरोल्ड ने एक साथी से कहा, गुड शो, बस चंद मिनट और इंतजार कर लो। मैं चाहता हूँ कि हम खाई में बम इस वक्त फेंक के जाएं जब वो टनल से निकलकर खाई में पहुंच चुके हों, ताकि इनके बचने का कोई चांस बाकी ना रहे। जेरोल्ड ने कहा, यस बॉस, उसके साथी ने कहा। जेरोल्ड खाई के किनारे पर मौजूद एक चट्टान पर खड़ा था और बार बार झुककर खाई में झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खाई तो खाई गहरी थी। वो नीचे अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, इसलिए उसे नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। खाई में झांकने के साथ से वो अपनी किराए पर बंधी हुई वॉच भी देख रहा था। जेम्स ने इससे कहा था कि कर्नल अफरीदी और उसके साथियों को टनल से गुजरकर इस खाई में आने में 15 मिनट लग सकते हैं। 15 मिनट हो चुके थे और जेरोल्ड को यकीन था कि अब तक कर्नल अफरीदी और उसके साथी खाई में पहुंच चुके होंगे, लेकिन उसने मजीद 2 मिनट का तौकीफ किया और फिर उसने अपने साथियों को खाई में एम बम बरसाने का हुक्म दिया था। उसके साथी तेजी से खाई से पीछे हटकर बिखर गए थे और फिर उन्होंने जेबों से ड्रॉर बम जैसे ताकतवर बम निकाले और उन्हें ऑन करके खाई के मुख्तलिफ हिस्सों में फेंकना शुरू कर दिए। बम खाई में गिरते चले गए और फिर कुछ देर बाद अचानक जैसे खाई में कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो, जोरदार धमाकों के साथ खाई में आकर बड़े बड़े शोले उड़ते हुए दिखाई देने लगे। जोरदार धमाकों ने जजीरे को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। जेरोल्ड और उसके साथी बड़ी और छोटी खाइयों से काफी पीछे हट गए थे, वरना धमाकों की शिद्दत से वो भी इन खाइयों में गिर सकते थे। हर तरफ से धमाकों के साथ गूंज की आवाजें सुनाई दे रही थी जो खाइयों के तबाह होने के सबब से हो रही थी। बहुत सी खाइयों के किनारे टूट गए थे और वहाँ जो दरारें थीं वो जजीरे के लर्जिश और ज्यादा चौड़ी होती जा रही थी। जजीरा बदस्तूर लर्ज रहा था जिससे वहाँ जबरदस्त भूचाल आ गया हो। जमीन की लर्जिश देखकर और गूंज की आवाज सुनकर जेरोल्ड चाय में मौजूद एक भारी और ठोस चट्टान के पीछे दुबक गया था। इसके साथी भी जमीन से चिपक गए थे। कुछ देर तक जजीरा लर्जता रहा और गूंज की आवाज उभरती रही। फिर सबसे पहले जमीन की लर्जिश खत्म हुई और फिर गूंज की आवाज भी खत्म होती चली गई। लर्जिश और गूंज खत्म होते ही जेरोल्ड और उसके साथी उठ खड़े हुए और इस खाई की तरफ देखने लगे जिसमें उन्होंने एम बम बरसाए थे और ये देखकर उनकी आंखों में बेपनाह चमक उभर आई थी कि धमाकों ने बड़ी खाई के किनारों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। खाई छोड़ी होती गई थी और इसका मलबा तबाह होकर खाई के अंदर जा गिरा था और यह मलबा इतना ज्यादा था कि खाई में आने वाले कर्नल अफरीदी और उसके साथी किसी तौर पर भी जिंदा नहीं बच सकते थे। जेरोल्ड के तस्वुर में कर्नल अफरीदी और उसके साथी खाई में हजारों टन वजनी मलबे तले दिखाई देना शुरू हो गए थे। जेरोल्ड ने अपने साथियों को वहीं रुकने के लिए कहा और रास्ते चलता हुआ आया था। इन्हीं रास्तों से होता हुआ वो दोबारा कंट्रोल रूम में पहुंच गए जहां जश्न का समा दिखाई दे रहा था। ये जश्न कर्नल अफरीदी और उसके साथियों की हलाकत पर मनाया जा रहा था। जेरोल्ड को देखकर वो सब खुश हो गए थे। ये सब खत्म हो गए हैं बॉस, आपने ठीक इस वक्त खाई में बमबारी की थी जब वो टनल से निकलकर खाई में पहुंच चुके थे। खाई में हजारों टन मलबा गिरा था जिसमें वो सबके सब दफन हो गए थे। जेम्स ने जेरोल्ड को अंदर आते ही देखकर हमसे भरे लहजे में कहा, मैं जानता हूँ ये कामयाबी हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है और मुझे खुशी है कि चीफ ने हमें जो टास्क दिया था इसमें आखिरकार कामयाबी हमारे ही हिस्से में आई है। ये ऐसी कामयाबी है जिसमें दुश्मन ही हलाक हुए हैं और हमें दुश्मनों से किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जेरोल्ड ने कहा, यस बॉस, और ये सब आपकी बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से हुआ है। जेम्स ने खुशामदाना लहजे में कहा, बहरहाल तुम एक बार फिर तमाम टनल्स को चेक कर लो। ऐसा ना हो कि इनका कोई और साथी या ग्रुप भी हो और हम कर्नल अफरीदी और इसके साथियों को हलाकत की खुशी में इतने गाफिल हो जाएं कि उनकी जगह कोई और जजीरे पर घुसा है वो हमारी गफलत का फायदा उठा ले। जेरोल्ड ने कहा, आप फिक्र न करें बॉस, मैंने सुपर आई सिस्टम अभी तक ऑफ नहीं किया है। सर्चर आई सिस्टम समुद्र की गहराई में भी और जजीरे के ऊपर दस्तूर वर्क कर रहा है। जजीरे अगर कोई परिंदा भी वार्ड करे होगा तो वो सर्च आई सिस्टम की नजरों से बच नहीं
सकेगा। जेम्स ने एतमाद भरे लहजे में कहा, गुड शो, मैं चाहता हूँ जिस तरह अपना टास्क पूरा करने में कामयाब हो गया हूँ, इस तरह मैडम जैकलिन भी अपना टास्क पूरा कर ले। जैसे ही वो इमरान और उसके साथियों को हलाक करेगी, हम सब एक साथ इकट्ठे होंगे और फिर सब मिलकर एक भरपूर और यादगार जश्न मनाएंगे, ऐसा जश्न जो इस सदी का सबसे बड़ा जश्न होगा। जेरोल्ड ने कहा तो जेम्स अपने साथियों और तमाम अफराद के चेहरे खुशी से दमकना शुरू हो गए थे। मैडम जैकलिन, अपनी मिसाल आप हैं बॉस, मुझे यकीन है कि वो अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा करके अपना टास्क जरूर पूरा करेंगे। इमरान और उसके साथी मैडम जैकलिन के सामने ज्यादा देर नहीं ठहर सकेंगे, वो जल्दी मैडम जैकलिन के हाथों में बेबस परिंदों की तरह फड़फड़ाते दिखाई देंगे। जेम्स ने कहा तो जेरोल्ड ने इस बात में सर हिला दिया। इससे पहले कि इसमें मजीद कोई बात होती, अचानक कंट्रोल रूम में तेज सायरन बज उठा। सायरन की आवाज सुनकर न सिर्फ जेम्स और उसके साथी बल्कि जेरोल्ड भी बुरी तरह से उछल पड़ा। ये इमरजेंसी सायरन था जिसका लिंक सर्चर आई सिस्टम से था। सर्चर आई सिस्टम जजीरे पर पहले से मौजूद इंसानों के बजाय वहां आने वाले मजीद इंसानों को मार्क करती थी। फिर यह सायरन बजता था और इस सायरन के बजने का मतलब वादे था कि जजीरे पर ऐसे इंसान आ गए हैं जिनका ताल्लुक जेरोल्ड के साथियों से नहीं था और वो मसलिया भी थे। कर्नल फ्रीदी और उसके साथी बददस्तूर टनल में सफर कर रहे थे। आगे जाते ही टनल उन्हें कई सिमत में मुड़ती हुई दिखाई दे रही थी। वहां ऐसे बहुत से रास्ते थे जो मुख्तलिफ अतराफ में जा रहे थे। कर्नल फ्रीदी वहां रुक गया था और इसके रुकते ही उसके साथी भी रुक गए थे। कर्नल फ्रीदी के रुकते ही अपना बैग नीचे रखा और इसे खोलकर उसमें से कुछ निकालना शुरू कर दिया। क्या कर रहे हैं अब? हमारे पास ऑक्सीजन की मिकदार बेहद कम है, हम यहाँ को ज्यादा देर नहीं रुक सकते, सी शार्क ने परेशान होते हुए कहा। सिर्फ 2 मिनट, कर्नल फ्रीदी ने कहा और अपने काम में मसरूफ रहा। उसने बैग से 6 सिलेंडर निकाले और ज्यादा बड़े तो नहीं थे लेकिन इन पर बटन से लगे हुए थे। कर्नल फ्रीदी ने रस्सी का एक बंडल निकाला और वो रस्सी खोलकर इस सिलेंडर को मखसूस अंदाज में बांधना शुरू हो गया। वो रस्सी से हर 5 फुट के फासले पर सिलेंडर बांध रहा था। जब 6 के 6 सिलेंडर रस्सी से बंध गए तो कर्नल फ्रीदी ने सिलेंडर्स पर लगे बटन प्रेस कर दिए। बटन प्रेस होते ही सिलेंडर आहिस्ता आहिस्ता घूमना शुरू हो गए और पानी से रस्सी को तानते हुए आगे बढ़ते गए। कर्नल फ्रीदी ने अगले सिलेंडर का रुख एक छोटी टनल की तरफ किया और रस्सी छोड़ दी। इसी छोड़ते ही सिलेंडर रस्सी समेत टनल में आगे बढ़ते चले जा रहे थे, जैसे रस्सी का अगला सिरा किसी ने पकड़ रखा हो और वो सिलेंडर खींच रहा हो। सिलेंडर को आगे बढ़ते देखकर कर्नल फ्रीदी ने एक बार फिर बैग में हाथ डाले और बैग से एक स्प्रे करने वाला सिलेंडर निकाल लिया। कर्नल फ्रीदी ने सिलेंडर पर लगा हुआ कैप उतारकर स्प्रे बटन प्रेस कर दिया। बटन प्रेस होते ही सिलेंडर से ग्रे रंग का सा एक रंग निकला और तेजी से इनके गिर्द फैनी में फैलता चला गया। ये रंग बेहद हल्का था जो तेजी से इनके चारों तरफ फैल गया था। कर्नल फ्रीदी ने सिलेंडर से शार्क के हाथ में दे दिया और उसे समझाने लगा कि वो आगे बढ़ता हुआ सिलेंडर से पानी मुसलसल स्प्रे करता रहे ताकि वो और इसके साथ ही स्प्रे से निकलने वाले रंग मिले पानी के अंदर ही सफर करें। सी शार्क ने सर हिलाया और आगे बढ़ गया और आगे बढ़ती उसने सिलेंडर से ग्रे कलर मुसलसल स्प्रे करना शुरू कर दिया जो तेजी से पानी में मिलकर इनका गिर्द बहता जा रहा था। वो सबसे सी शार्क के पीछे तैर रहे थे। इनका ये सफर तवील नहीं था। आगे इन्हें एक बड़ा सा दहाना दिखाई दिया था जहाँ से रोशनी अंदर आ रही थी। दहाना देखकर सी शार्क की रफ्तार तेज हो गई। कर्नल फ्रीदी और उसके साथी ने भी अपनी रफ्तार में इजाफा कर दिया और फिर थोड़ी ही देर बाद सबसे पहले इस दहाने से सी शार्क बाहर निकला और इसके पीछे कर्नल फ्रीदी और इसके साथी भी दहाने से बाहर निकलते चले गए। सी शार्क रास्ते में ग्रे कलर का मुसलसल स्प्रे करता जा रहा था और उन्होंने ये सारा रास्ता स्प्रे किए हुए इसी ग्रे कलर के अंदर रहकर ही किया था। खुले पानी में आते ही सी शार्क ने अपने चारों तरफ स्प्रे करना शुरू कर दिया और फिर वो तेजी से एक तरफ तैरता चला गया। कर्नल फ्रीदी और उसके साथी बददस्तूर उसके पीछे थे। पानी का ये हिस्सा रोशनी से भरा हुआ था। वो तेजी से ऊपर की तरफ जा रहे थे। सबसे पहले सी शार्क ने पानी से अपना सर बाहर निकाला और फिर उसने सर से कंटोप उतारा और चारों तरफ देखने लगा। उसके चारों तरफ चट्टाने ही चट्टाने दिखाई दे रही थी। उसे लम्हे कर्नल फ्रीदी और फिर एक एक करके उसके साथी ने भी पानी से सर निकालने शुरू कर दिए। पानी से सर निकालकर उन्होंने अपनी कंटोप उतार लिए थे। ये वो झील है जिसमें तुम सबको मैं लाना चाहता था और मुझे खुशी है कि तुम सबको ठीक रास्ते से झील तक लाया हूँ। सी शार्क ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, किनारे की तरफ चलो, झील के बाहर अगर कोई हुआ तो हमारे साथ मुश्किल हो सकेगी। कर्नल फ्रीदी ने कहा तो सी शार्क ने इस बात में सर हिलाया और एक किनारे की तरफ तैरता चला गया। कर्नल फ्रीदी और इसके साथी भी इसके साथ तैरते हुए किनारे की तरफ बढ़ते चले गए। ये आपने सिलेंडर को रस्सी से बांधकर दूसरी टनल में क्यों छोड़ दिया था? और ये स्प्रे कैप्टन हमीद ने सी शार्क के हाथों में सिलेंडर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने तुम सबको बताया है ना कि हमें टनल में लेजर से चेक किया जा रहा है और अब तुमने ही तो मुझसे कहा था कि कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि हम दुश्मनों की नजरों से आने से बच सकें। तो अचानक मुझे वाइब्रेशन करने वाले सिलेंडर का ख्याल आ गया था। सीलिंग लाइट से मुतहरिक चीज़ों के बारे में ही पता लगाया जा सकता है, इसलिए मैंने वाइब्रेंट करने वाले सिलेंडर जो एसडी बम भी थे को रस्सी से बांधकर इनके वाइब्रेंट करने वाले बटन प्रेस कर दिए थे। वाइब्रेंट होते ही सिलेंडर रस्सी समेत आगे बढ़ गए थे। मैंने समंदर के दूसरे टनल में छोड़ दिया था और फिर मैंने स्प्रे सिलेंडर से पानी में हर तरफ स्टार्टिंग कलर फैला दिया था। ये एक ऐसा कलर है जिसके अंदर मुतहरिक रहने वाला कोई भी जानदार छुप जाता है और इससे तक कोई ना रेस पहुंच सकती है और ना ही इसे मार किया जा सकता है। अब हुआ ये था कि मैंने सिलेंडरों को वाइब्रेंट करके जब दूसरी टनल में छोड़ा तो
اپنے گرد سٹارٹنگ پھیلا دیا تھا۔ جیرالڈ ہمیں جس سلنگ ریس سے چیک کر رہا ہے، اس کے اسکرین پر ہماری جگہ وائبرنٹ کرنے والے سلنڈرز نمایاں ہو گئے ہوں گے۔ ہم چونکہ اسٹارنگ کلر کے حصار میں تھے، اس لیے سلنگ ریس نے ہمیں اسکرین سے غائب کر دیا ہوگا۔ جیرالڈ اور اس کے ساتھی ہمیں لائیو ضرور چیک کر رہے ہوں گے، لیکن اسکرین پر انہیں ہم حرکت کرتے ہوئے ریڈ ڈیوائس جیسے ہی دکھائی دے رہے ہوں گے۔ ہم چونکہ اسٹارنگ میں چھپ گئے ہیں، اس لیے ہماری جگہ انہیں اسکرین پر ریڈ ڈانس کی شکل میں وائبرنٹ کرتے ہوئے سلنڈرز ہی دکھائی دے رہے ہوں گے، اور وہ ان پر ہی نظر رکھے ہوئے ہوں گے، اور جس طرح سلنڈرز جائیں گے وہ بھی ان کے پیچھے جائیں گے۔ ان کی ساری توجہ چونکہ ان سلنڈرز پر ہوگی، اس لیے وہ ان راستوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیں گے جہاں ہمیں پہنچنا تھا۔ اور یہ دیکھ لو کہ سی شارک ہمیں لے کر جزیرے پر موجود جھیل میں آ گیا اور یہاں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ جیرالڈ اور اس کے ساتھی ہمارے ڈوج میں آ گئے ہیں اور وہ ابھی تک ان سلنڈرز کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں۔ کرنل فریدی نے کہا، گوشت تم نے واقعی بے حد ذہین اور ہارڈ اسٹون، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دشمن کو اس طرح سے بھی ڈوج دیا جا سکتا ہے۔ سی شارک نے کرنل فریدی کی طرف تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ کرنل فریدی کچھ کہتا، اچانک جزیرہ زوردار اور انتہائی خوفناک دھماکوں سے بری طرح سے گونج اٹھا۔ دھماکے اس قدر شدید تھے کہ جزیرہ بری طرح سے ہل کر رہ گیا تھا اور جھیل کے کنارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنا شروع ہو گئے تھے۔ جھیل کے کنارے کو ٹوٹتے دیکھ کر ان سب نے فوراً پیچھے ہٹنا شروع کر دیا تھا۔ جھیل کا پانی بھی بری طرح سے اچھل پڑا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے جزیرے پر کسی فوج نے باقاعدہ بمباری کرنے اور میزائل برسانا شروع کر دیے ہوں، جسے جزیرے پر خوفناک بھونچال سا آ گیا ہے۔ یہ کیا وہی سلنڈرز بلاسٹ ہوئے ہیں جنہیں آپ نے دوسری ٹنل سے چھوڑا تھا؟ انسپکٹر ریکھا نے کرنل فریدی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں، میں نے سلنڈر کے صرف وائبرنٹ بٹن آن کیے تھے، ان کی بلاسٹنگ بٹن آن نہیں کیے تھے۔ یہ کاوش جیرالڈ اور اس کے ساتھیوں کی ہے۔ انہوں نے شاید جزیرے کے اس حصے کو چیک کر لیا ہے جہاں ان کے خیال میں ہم ٹنل سے نکل کر آنے والے ہیں۔ وہ کوئی دراڑ بھی ہو سکتی ہے اور کوئی کھائی بھی۔ انہوں نے اس مشکوک اسپاٹ میں زبردست بمباری کی ہے تاکہ ہمارے ٹکڑے اڑ جائیں اور ہماری لاشیں بھی وہیں دفن ہو جائیں، کرنل فریدی نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ انہوں نے جس جگہ بم برسائے ہیں ہم وہاں نہیں تھے، بلکہ ہماری جگہ بیچارے سلنڈروں کے ٹکڑے ہو گئے ہوں گے، کیپٹن حمید نے کہا۔ اب ہمیں زیادہ دیر جھیل میں نہیں رکنا چاہیے، باہر نکل کر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مسلح افراد کی پوزیشن کیا ہے۔ ان کی تعداد دیکھ کر ہی ہم ان سب بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان سے کیسے نپٹنا جا سکتا ہے، طارق نے کہا۔ ہاں چلیں، دشمن ابھی دوسری طرف متوجہ ہے، وہ ہمیں جھیل سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھ سکیں گے اور ہم چٹانوں میں چھپ کر انہیں آسانی سے چیک کر لیں گے، کرنل فریدی نے کہا۔ جھیل کی سطح چونکہ کافی نیچے تھی اور ان کے گرد چٹانیں تھیں، اس سے وہ کنارے پر موجود چٹانوں میں بنے ہوئے رخنوں اور چھوٹی موٹی دراڑوں پر ہاتھ اور پاؤں جمائے ہوئے اوپر چڑھنا شروع ہو گئے۔ کرنل فریدی نے کنارے پر پہنچ کر احتیاط سے سر اٹھایا اور غور سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس کی نظریں کچھ فاصلے پر موجود ایک بڑی چٹان پر جم گئی جہاں 4 مشین گن بردار موجود تھے۔ ان گن بردار افراد کا رخ دوسری طرف تھا، شاید وہ اسی طرف دیکھ رہے تھے جہاں دھماکے کیے گئے تھے۔ مسلح افراد کو دوسری طرف متوجہ دیکھ کر کرنل فریدی ہاتھوں اور پیروں کا زور لگاتا ہوا جھیل سے باہر آ گیا۔ اس نے اوپر آنے والے اپنے ساتھیوں کو بھی آہستہ آواز میں ان پر مسلح افراد کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ سب بھی ایک ایک کر کے احتیاط سے کھائی نما جھیل سے باہر آ گئے اور پھر جھکے جھکے انداز میں ایک بری چٹان کی طرف دوڑتے چلے گئے تھے۔ ان افراد کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے، ہریش نے کرنل فریدی سے مخاطب ہو کر کہا۔ کون سا خیال؟ انسپکٹر ریکھا نے چونک کر پوچھا۔ ان کو سبز رنگ کے مخصوص لباس پہن رکھے ہیں، اگر ہم انہیں زندہ پکڑ لیں اور ان کا لباس ہمارے کام آ سکتے ہیں، ہریش نے کہا۔ لیکن وہ اونچی چٹان پر ہے، ہو سکتا ہے کہ چٹان کی دوسری طرف اور بھی افراد ہوں، اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ اس علاقے کو فوراً گھیر لیں گے، سی شارک نے کہا۔ تو کیا ہوا، ہم ان کا گھیرا توڑ کر نکل جائیں گے، ہم ان سے لڑنے آئے ہیں، ان سے کوئی کھیل کھیلنے نہیں، کیپٹن حمید نے منہ بنا کر کہا۔ کیا کہتے ہو فریدی؟ طارق نے کرنل فریدی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے ہمیں ان جسموں کا بوجھ کم کر لینا چاہیے، اس کے بعد سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کرنل فریدی نے کہا اور اس نے اپنے کاندھے سے بیگ اتار کر نیچے رکھا اور کمر پر بندھے ہوئے آکسیجن سلنڈرز کھولنے لگا۔ طارق نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ بھی اپنے جسم سے بیگ، آکسیجن سلنڈر اور تیراکی لباس اتارنا شروع ہو گیا۔ ان سب نے جیسے ہی اپنے جسموں پر موجود تیراکی کے لباس اتارے، اسی لمحے انہیں سائیں سائیں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ان سب نے چونک کر دیکھا تو انہیں ایک چٹان کے پیچھے سے ایک سیاہ رنگ کی چیل سی نکلتی ہوئی دکھائی دی جو پر مارتی ہوئی تیزی سے اسی طرف آ رہی تھی۔ چیل کی آنکھیں بے حد بڑی بڑی اور چمکدار تھی۔ اس چیل پر نظر پڑتے ہی کرنل فریدی چونک پر یہ مشینی پرندہ ہے، طارق نے کہا تو بری طرح سے اچھل پڑے۔ ہاں، یہ نقلی پرندہ ہے، یہ سرچر آئی سسٹم کے تحت کام کرتا ہے اور اس پرندے کی آنکھوں میں لگے ہوئے کیمروں سے ہمیں دیکھا جا سکتا ہے، کرنل فریدی نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ او ہو، ان سب کے منہ سے بیگ وقت نکلا۔ کرنل فریدی نے فوراً اپنے لباس کے اندرونی جیب سے ایک لمبے نال والا ریوالور نکالا اور اس نے مشینی پرندے کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ نال سے ایک شعلہ سا نکلا اور بجلی کسی تیزی سے پرندے کی طرف بڑھا اور پھر پلٹ جیسے ہی پرندے سے ٹکرائی اور زوردار دھماکہ ہوا اور پرندے کی فضا میں ہی ٹکڑے بکھرتے چلے گئے۔ چلو چلو نکلو یہاں سے، ورنہ چٹان پر موجود مسلح افراد کو ہماری پوزیشن معلوم ہو جائے گی، کرنل فریدی نے اپنا بیگ اٹھا کر اپنے کاندھوں پر ڈال کر تیزی سے ایک طرف چھلانگ لگاتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھی نے بھی فوراً اپنا بیگ اٹھایا اور تیزی سے دائیں طرف بکھرتے چلے گئے۔
इसी लम्हे उन्हें एक तरफ से दौड़ते भागने और इंसानों के चीख चीख कर बोलने की आवाज़ें सुनाई दी, जहां इन्होंने 4 मुसल्लह अफराद को चट्टान पर खड़े देखा था। इन अफराद ने मशीनी परिंदे को तबाह होते देख लिया था। वो चट्टानों से छलांगे लगाकर और मशीन गनों से फायरिंग करते हुए इनकी तरफ भागे चले आ रहे थे। सब बिखर जाओ, यहाँ दुश्मन की तादाद ज्यादा हो सकती है। अगर हम एक दूसरे से फासले पर रहेंगे तो आसानी से इनके काबू में नहीं आएंगे। तारिक ने चीखकर किसी कमांडर की तरह उन्हें हिदायत देते हुए कहा, तो वो तेजी से चट्टानों के साथ दौड़ते हुए एक दूसरे से दूर दूर हटते चले गए। उसी लम्हे दाएं तरफ मौजूद एक चट्टान के पीछे से वही 4 मुसल्लह अफराद दौड़कर इसकी तरफ आते दिखाई दिए। इस तरफ हरीश मौजूद था। हरीश एक चट्टान की आड़ लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक इस तरफ आने वाले मुसल्लह अफराद ने उसे देख लिया था। इन चारों ने मशीन गनों का रुख हरीश की तरफ किया और फिर उन्होंने एक साथ फायर करनी शुरू कर दी। हरीश ने फौरन छलांग लगाई और जमीन पर गिरकर तेजी से नशीब की तरफ करवटें बदलता चला गया। मुसल्लह अफराद की गोलियां इसके इर्द गिर्द जमीन पर पड़ रही थीं। कुछ फासले पर इंस्पेक्टर रेखा मौजूद थी। उसने जो मुसल्लह अफराद को हरीश पर फायरिंग करते देखा तो वो फौरन उठी और उसके हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल का रुख मुसल्लह अफराद की तरफ करते ही फायरिंग कर दी। माहौल रेड परेड की आवाज से कोई साथ ही इंसानी चीखों से भी गूंज उठा। वो जो मुसल्लह अफराद इंस्पेक्टर रेखा की गोलियों का निशाना बन गए थे। बाकी दोनों फायरिंग होते ही दाएं बाएं छलांगें लगा ली थी। इनमें से एक ने पलट कर इंस्पेक्टर रेखा पर फायरिंग करनी चाहिए, लेकिन उसी लम्हे साइड की एक चट्टान की तरफ से फायरिंग हुई और वो दो आदमी चीखकर तड़पना शुरू हो गए। चट्टान के पीछे कैप्टन हमीद मौजूद था। उसने इस आदमी को इंस्पेक्टर रेखा पर फायरिंग करने का मौका ही नहीं दिया। एक आदमी जो दाएं तरफ कूदा था वो उछलकर फौरन एक चट्टान के पीछे चला गया। इस आदमी को चट्टान के पीछे जाते देखकर हरीश उठा और मशीन पिस्टल लेकर पंजों के बल दौड़ता हुआ चट्टान की तरफ बढ़ता चला गया। इससे पहले कि चट्टान के पीछे छुपा हुआ शख्स सर निकालकर उसकी तरफ देखता, हरीश ने ऊंची छलांग लगाई और चट्टान पर चढ़ता चला गया। इसे जिंदा पकड़ो ताकि इससे मालूमात हासिल की जा सके, कर्नल अफरीदी ने कहा। तो हरीश ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो रुके और किसी नतीजे के पराग करते हुए बगैर चट्टान की दूसरी तरफ कूद गया, जिसे मुसल्लह अफराद दबका हुआ था। हरीश को अपने सामने आते देखकर वो बौखला गया। उसने उठने और मशीन गन का रुख हरीश की तरफ करके फायर करने की कोशिश की, लेकिन हरीश भला ऐसा मौका कहाँ आने दे रहा था। हरीश की टांग घूमी और इस आदमी के हाथों से मशीन गन निकलकर दूर जा गई। अपने हाथों से मशीन गन निकलते देखकर उस आदमी ने जल्दी से अपनी पतलून की जेब में हाथ मारा, जैसे वो जेब में मौजूद दूसरी गन निकालना चाहता हो। लेकिन इससे पहले कि वो गन निकालता, हरीश ने बिजली किसी तेजी से घूमते हुए उसके सीने पर जोरदार बैक किक मार दी थी। इस आदमी के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वह हवा में उड़कर कमर के बल पीछे चट्टान से टकराया फिर दब से नीचे गिर गया। इससे पहले कि वो अपना सर उठाता, हरीश की टांग एक बार फिर हरकत में आई और इस आदमी की कनपट्टी पर पड़ी। इस आदमी के हलक से एक बार फिर चीख निकली और वो साकित हो गया। हरीश ने मशीन पिस्टल अपनी पतलून की पेटी से में आड़ा और इस बढ़ा कर नौजवान को चेक करने लगा, वो कहीं मर ना गया हो। लेकिन इसके तेज और जोरदार हमलों के नौजवान ताप न ला सका था और बेहोश हो गया था। इसे बेहोश देखकर हरीश ने इसे उठाया और अपने कांधे पर डालकर उछलकर चट्टान से पीछे आया और नौजवान को लेकर इस तरफ बढ़ता चला गया जिस तरफ कर्नल अफरीदी मौजूद था, और इसने नौजवान को एक चट्टान के पास डाल दिया। इसे बांध दो, कर्नल अफरीदी ने कहा। तो हरीश ने इस बात में सर हिलाकर अपने कंधे से बैग उतारा और इसमें से टाइल्स की सी रस्सी निकालकर नौजवान के हाथ अकब में बांध दिए थे। हाथ बांधने के बाद हरीश ने उसके पांव भी बांध दिए थे ताकि मजामत न कर सके। कोई और तो नहीं था इस तरफ? कर्नल अफरीदी ने पूछा। नहीं सर, हरीश ने जवाब दिया। ओके, तुम इर्द गिर्द नजर रखो, जब तक मैं इसे होश में ले आता हूँ इसे पूछगिछ कर लेता हूँ, कर्नल अफरीदी ने कहा। तो हरीश ने इस बात में सर हिला दिया और पेटी में अरसा हुआ मशीन पिस्टल निकालकर एक तरफ बढ़ गया। हरीश के जाते ही कर्नल अफरीदी आगे बढ़ा और इस नौजवान की गर्दन पर हाथ फेरना शुरू कर दिया था। इसे नौजवान की गर्दन पर उंगलियों से थपकी देकर नौजवान की गर्दन की कई रगें उभर आईं। कर्नल अफरीदी बार बार इसकी गर्दन पर मखसूस अंदाज में हाथ फेर रहा था, जिससे नौजवान की गर्दन की रगें फूलती जा रही थी। फिर एक मखसूस रग के फूलते ही कर्नल अफरीदी ने इसे चुटकी से पकड़ कर लिया था। जैसे ही इसने नौजवान की रग चुटकी से पकड़ी, इसी लम्हे नौजवान के जिस्म को झटका सा लगा और उसने फौरन आंखें खोल दी। लेकिन दूसरी लम्हे उसकी आंखें फिर बंद हो गई थी। ये देखकर कर्नल अफरीदी ने एक बार फिर उसकी गर्दन की रग चुटकी भरी तो नौजवान के मुंह से कराह की आवाज निकली और उसने आंखें खोल दी। एक लम्हे के लिए वो कर्नल अफरीदी की तरफ खाली खाली नजरों से देखता रहा। फिर जैसे ही उसका शोर जागा, उसने फौरन उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे से मालूम हो गया कि वो रस्सी से बंधा हुआ है। ये क्या, किसने मुझे बांधा है और तुम कौन हो? नौजवान ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। तुम्हारा नाम क्या है? कर्नल अफरीदी ने उसे बड़े नरम लहजे में पूछा। तुम बताओ तुम कौन हो? नौजवान ने उसे तेज नजर से घूरते हुए कुसीले लहजे में पूछा। हार्टस्टोन, कर्नल अफरीदी ने कहा। हार्टस्टोन? कौन हार्टस्टोन? तुम देखो, जो कोई भी हो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे खोल दो। यहाँ जेरोल्ड की हुक्मरानी है, अगर इसे मालूम हो गया वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। नौजवान ने तेज तेज बोलते हुए कहा। अपना नाम बताओ, कर्नल अफरीदी ने उस अंदाज में कहा जैसे वो नौजवान से बात ही सुनना रहा हो। क्यों बताऊं तुम्हें अपना नाम? नौजवान ने कहा। ओके, मत बताओ, ये बताओ जो जेरोल्ड है, कि कर्नल अफरीदी ने बदसूर मजाहिया अंदाज में कहा। नहीं बताऊंगा, नौजवान ने कहा। यहाँ तुम्हें समेत कितने मुसल्लह अफराद मौजूद है? कर्नल अफरीदी ने पूछा। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, नौजवान ने हर धर्मी का मुजाहरा करते हुए कहा। उसका जवाब सुनकर कर्नल अफरीदी ने एक बार फिर उसकी गर्दन पर हाथ रख दिया। क्या कर रहे हो? क्या मेरी गर्दन दोबारा चाहते हो? देखो, अगर तुमने मुझे हलाक किया तो
फिर इस जजीरे पर तुम्हारी जिंदगी भी महाल हो जाएगी। नौजवान ने इस बार डरे डरे लहजे में कहा। कर्नल अफरीदी ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया, बल्कि चुटकी से एक बार फिर वही रग पकड़ ली जिसे दबाकर उसने नौजवान को होश लाया था। कर्नल अफरीदी ने रग की चुटकी से दबाया तो नौजवान यूं तरफ उठा जैसे उसकी रूह कब्ज की जा रही हो। इसके मुंह से चीख की आवाज के बजाय खड़खड़ाहट सी निकल रही थी। कर्नल अफरीदी ने रग और दबाई तो नौजवान की आंखें फट पड़ी और वो बुरी तरह से तड़पने लगा। उसका रंग जकलक सुर्ख हो गया था, जैसे उसके जिस्म का सारा खून सिमटकर उसके चेहरे पर आ गया हो। वो चीखता चिल्ला रहा था, लेकिन खड़खड़ाहटों के सिवा उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसे बुरी तरह से तड़पते देखकर कर्नल अफरीदी ने उसकी रग छोड़ दी, लेकिन हाथ न हटाया। जैसे ही कर्नल अफरीदी ने उसकी रग छोड़ी, नौजवान को एक जोरदार झटका लगा और वो जो गहरे गहरे सांस लेने शुरू कर दिए, जैसे दूर से दौड़ कर आया हो। ये तुम क्या किया है तुमने तुमने तो मेरी जान ही निकाली थी और मेरे हलक से कोई आवाज भी नहीं निकल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे जिस्म से मेरी रूह खींच रहा हो। इसे निकलेट वैन कहते हैं और अगर ये रग दबा दी जाए तो हलक से आवाज़ निकलना बंद हो जाती है और जिस्म में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होना शुरू हो जाता है, जैसे रूह कब्ज की जा रही हो। अगर मैं इस 1 मिनट तुम्हारी रग दबाता रखता तो तुम्हारे दिमाग के साथ तुम्हारे दिल की भी रगें फट जाती और तुम असलियतनाक मौत का शिकार हो जाते। इसलिए अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जो पूछो इसका सही सही जवाब देते जाओ, वरना इस बार मैं तुम्हारी रग पकड़कर इस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हारा दिल नहीं फट जाता। कर्नल अफरीदी ने एक बार कराहट भरे लहजे में कहा, नहीं नहीं, ये हौलनाक अजाब है, ये हवलनाक अजाब, मैं इस अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। नौजवान ने खौफ से चीखते हुए कहा। तो फिर बताओ, कर्नल अफरीदी ने कहा। मेरा नाम स्टॉन है, एंगर स्टॉन। नौजवान ने कहा। यहाँ कितने मुसल्लह अफराद मौजूद है? कर्नल अफरीदी ने पूछा। 200 अफराद हैं और सब मजीद असले से मुसल्लह हैं। स्टॉन ने कहा। जेरोल कहाँ है और जजीरे के कंट्रोल कहाँ से किया जा रहा है? कर्नल अफरीदी ने कहा। जेरोल यहाँ से 4000 मीटर दूर एक पहाड़ी चट्टान पर मौजूद एक बुलेट प्रूफ कंटेनर में है, वो वहीं रहता है। और जजीरे के कंट्रोल मशीन रूम से कहा जाता है कि जो इस पहाड़ी के नीचे है, जिस पर जेरोल का ऑफिस है। स्टोन ने जवाब देते हुए कहा। कर्नल अफरीदी से जरूरत की मालूमात हासिल कर रहा था और इस बार स्टोन की जुबान यूं चल रही थी जैसे वो बोलने वाला तोता हो और वो पूछी जाने वाली हर बात का फौरन जवाब दे रहा था। अभी कर्नल अफरीदी से सवाल जवाब कर ही रहा था कि जाने जजीरे तेज फायर और धमाकों की आवाज से गूंज उठा। इसी लम्हे हरीश तेजी से भागता हुआ इस तरफ आ गया था। क्या हुआ? कर्नल अफरीदी ने इसे आते देख कर पूछा। हमें 4 मुसल्लह अफरादों ने घेर लिया है, इनके पास जदीद असलहा है और हम पर फायरिंग भी कर रहे हैं। हरीश ने जवाब दिया। अब तुम्हें से कोई नहीं बचेगा, तुम सब मारे जाओगे। स्टॉन ने कहा। इसको तो आपको कोई जरूरत नहीं रही है हमें? हरीश ने पूछा। नहीं, कर्नल अफरीदी ने कहा। तो हरीश ने मशीन पिस्टल का रुख स्टॉन की तरफ किया। इससे पहले कि स्टॉन के मुंह से कुछ निकला था, हरीश ने ट्रिगर दबा दिया। थरथराहट हुई, स्टॉन के जिस्म गोलियों से छलनी होता चला गया और कर्नल अफरीदी ने कहा और जेब से मशीन पिस्टल निकालकर एक तरफ दौड़ता चला गया। उसके साथ मुख्तलिफ जगहों पर फैले हुए थे और चट्टान की आड़ से अपनी तरफ आने वाले मुसल्लह अफरादों को निशाना बना रहे थे। शीशाग भी उनका साथ दे रहा था, वो भी जगह बदल बदल कर मशीन गन से फोर्स का मुकाबला कर रहा था। कर्नल अफरीदी तेजी से एक चट्टान पर चढ़ा और फिर इसे चट्टान से लग गया और सर उठाकर सामने की तरफ देखने लगा। उसने सर उठाया ही था कि सामने से गोलियों का बाढ़ आई तो कर्नल अफरीदी ने फौरन नीचे सर कर लिया। वो लोग चट्टान से टकराई थी। चट्टान के पीछे और कोई भी था जिसने कर्नल अफरीदी को देखते ही इस पर फायरिंग खोल दी थी। कर्नल अफरीदी ने एक लम्हा तौकीफ किया और फिर उसने अपने बैग से एक हैंड ग्रेनेड निकाला और इसने सेफ्टी पिन दांतों से खींचकर चट्टान की तरफ उछाल दिया। बम फेंकते ही कर्नल अफरीदी ने चट्टान से छलांग लगा दी। जैसे उसने छलांग लगाई, उसके पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। चट्टान के पीछे मौजूद 2 मुसल्लह अफराद के सर कच्चे उड़ते चले गए। नीचे आते ही कर्नल अफरीदी ने खबर बदली और उठकर तेजी से एक बड़ी चट्टान के गिर्द घूमता हुआ दूसरी सिमत में आ गया था। इस तरफ आते ही कर्नल अफरीदी को सामने से 4 अफराद तेजी से चट्टानें फैलाकर अपनी तरफ आते दिखाई दिए। उन्हें देखते ही कर्नल अफरीदी फौरन चट्टान से चिपक गया। उसने मशीन पिस्टल जेब में डाला और इसकी जगह मिनी मिसाइल गन निकाली थी। कर्नल अफरीदी ने चट्टान के पीछे सर निकालकर मुसल्लह अफराद की तरफ देखा जो चट्टानों पर फायरिंग करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कर्नल अफरीदी ने एक लम्हा तौकीफ किया और फिर वो अचानक चट्टान के पीछे से निकलकर मुसल्लह अफराद के सामने आ गया। मुसल्लह अफराद उनसे तकरीबन 100 फीट के फासले पर उसे देखते ही उन्होंने फायरिंग करनी चाहिए, लेकिन उसी लम्हे कर्नल अफरीदी ने मिनी मिसाइल गन का रुख उनकी तरफ करते हुए ट्रिगर दबा दिया था। मिनी मिसाइल गन से एक सगार जैसे मिसाइल निकलकर बिजली की सी तेज से उनकी तरफ बढ़ा। मिसाइल देखकर इन चारों ने दाएं बाएं छलांग लगा दी। मिसाइल एक चट्टान से टकराया और जोरदार धमाके से ना चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए, बल्कि हवा में उछले मुसल्लह अफराद मजीद फिजा में बुलंद होकर चीखते हुए इधर उधर गिरते चले गए और बुझने से तड़पना शुरू हो गए। कर्नल अफरीदी दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और उसने सामने से आने वाले अफराद को मिनी मिसाइल गन से निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसने एक चट्टान की तरफ आने वाले मजीद 5 अफराद पर मिनी मिसाइल फायर किया तो चट्टान के साथ इन 5 के भी टुकड़े टुकड़े होते चले गए। कर्नल अफरीदी के साथ ही भी मशीन पिस्टल और मिनी मिसाइल के साथ ही हैंड ग्रेनेड का बेदरीक इस्तेमाल कर रहे थे। इनके मुकाबले पर मुसल्लह अफराद ने भी इन पर गोलियों के बम साथ बरसाने शुरू कर दिए थे। कर्नल अफरीदी सामने आने वाले दुश्मनों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा था कि अचानक तेज गड़गड़ाहट के साथ एक बड़ी पहाड़ी के पीछे से स्याह रंग का एक गनशिप हेलीकॉप्टर निकलकर उनके सामने आ गया। गनशिप हेलीकॉप्टर जैसे ही ऊपर आया, इसके नीचे लगी हुई मशीन गन का दहाना खुल गया और गोलियों के कर्नल अफरीदी के इर्द गिर्द पड़ी। कर्नल अफरीदी ने फौरन छलांग लगाई और चट्टान के साइड में
लड़खड़ाता चला गया और फिर उठकर तेजी से एक तरफ भागने लगा। इसे छलांग लगाते और भागते देखकर हेलीकॉप्टर आगे बढ़कर झुका और मिसाइल गन से एक मिसाइल निकालकर बिजली किसी तेजी से करण अफरीदी की तरफ बढ़ाया। करण अफरीदी ने पलट कर देखा तो इसे मिसाइल तेजी से अपनी तरफ आता दिखाई दिया। करण अफरीदी ने चट्टान के किनारे की तरफ छलांग लगाई और जैसे ही उसने चट्टान से टकराई टांगे और वो एक बार फिर उछला और दाएं पहलू गिरता चला गया। मिसाइल इससे चंद इंच के फासले से गुजरकर आगे जाकर एक चट्टान से टकराया। एक ज्यादा धमाका हुआ और चट्टान के खर्चे उड़ते चले गए। करण अफरीदी पहलू के बल साइड पर मौजूद झाड़ियों में गिरा और गिरते ही तेजी से उठकर वहां मौजूद एक चट्टान की तरफ दौड़ता चला गया। ये चट्टान खासी ऊंची थी। करण अफरीदी चट्टान के पास आकर रुका नहीं था, बल्कि वो तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा था और जमीन पर गिरकर घनी झाड़ियों में रेंग गया। वो जानता था कि हेलीकॉप्टर वालों ने इसे चट्टान की तरफ जाते देखा होगा और वे चट्टान को भी मिसाइल मारकर उड़ा देंगे, और वही हुआ। जैसे ही करण अफरीदी रेंगता हुआ झाड़ियों में गया, उसी लम्हे एक तेज धमाका हुआ और चट्टान के परखच्चे उड़ते चले गए। धमाके की आवाज सुनकर करण अफरीदी ने दोनों हाथ अपने सर पर रख लिए थे। धमाके से तबाह होने वाले चट्टान के टुकड़े इन पर और इसके इर्द गिर्द गिरे थे, लेकिन उनसे करण अफरीदी को नुकसान नहीं पहुंचा था। चट्टान उड़ते ही हेलीकॉप्टर गड़गड़ाता हुआ आगे आ गया और इसने तबाह होने वाली चट्टान के इर्द गिर्द मौजूद झाड़ियों में फायरिंग करना शुरू कर दिया। अब सूरत-ए-हाल खतरनाक होती चली गई थी। हेलीकॉप्टर जिस अंदाज में झाड़ियों पर फायरिंग कर रहा था, इससे करण अफरीदी भी शिकार बन सकता था। करण अफरीदी फौरन पलटा और उसने लेटे लेटे हाथ में मौजूद मिनी मिसाइल गन का रुख हेलीकॉप्टर की तरफ किया और बटन प्रेस कर दिया। मिसाइल गन से सगार जैसा मिसाइल निकला और शोले छोड़ता हुआ हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता चला गया। हेलीकॉप्टर का फ्रंट उसे सिम था जिस तरफ से करण अफरीदी ने उस पर मिसाइल फायर किया था। पायलट ने आगे छोड़ता हुआ मिसाइल अपनी तरफ आते देखा तो उसने बौखलाकर फौरन हेलीकॉप्टर मोड़ना चाहा, लेकिन जाहिर है मिसाइल की रफ्तार से हेलीकॉप्टर की रफ्तार कहां तेज हो सकती थी। अभी हेलीकॉप्टर जरा सा ही मुड़ा था कि मिसाइल उसे टकराया और माहौल तेज धमाके से गूंज उठा। हेलीकॉप्टर फिजा में ही टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया था। हेलीकॉप्टर में मिसाइल फायर करते ही करण अफरीदी एक बार फिर जमीन से चिपक गया था, क्योंकि तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर के टुकड़े इस तरफ आ सकते थे जिनसे करण अफरीदी को नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन खैरियत गुजरी थी। हेलीकॉप्टर के टुकड़े इसकी तरफ नहीं आए थे। करण अफरीदी इस हेलीकॉप्टर को टुकड़े को तबाह होते देखकर उठकर खड़ा हो गया था। हेलीकॉप्टर का बचा कुचा मलबा इस चट्टान की दूसरी तरफ गिरा था। करण अफरीदी अभी जलते ही हेलीकॉप्टर को देख ही रहा था। इसी लम्हे इसे दाएं तरफ से एक और हेलीकॉप्टर का गड़गड़ाहट सुनाई दी। इस तरफ पहाड़ियां थीं। हेलीकॉप्टर के पड़ों की आवाज सुनकर करण अफरीदी फौरन साइड में मौजूद एक चट्टान के साथ लग गया था। वो चट्टान के नीचे से सर निकालकर इस तरफ देख रहा था जिस तरफ से उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दे रही थी। एक लम्हे और पहाड़ियों के ऊपर से एक और गनशिप हेलीकॉप्टर इसकी तरफ आता दिखाई दिया। हेलीकॉप्टर भी ज्यादा बुलंद पर नहीं था। करण अफरीदी अब इस हेलीकॉप्टर वालों की नजर से बचना चाहता था, इसलिए वो झुका और फिर बड़ी बड़ी झाड़ियों से होता हुआ तेजी से इन पहाड़ियों की तरफ बढ़ता चला गया जिस तरफ से हेलीकॉप्टर आ रहा था। करण अफरीदी जैसे इन हेलीकॉप्टर के खुले वाले हिस्से में आया, उसे तेजी से सामने की तरफ दौड़ लगा दी थी। इससे पहले कि हेलीकॉप्टर वाले से इसे देख लेते, करण अफरीदी ने दौड़ते दौड़ते मिनी मिसाइल गन का रुख हेलीकॉप्टर की तरफ किया और 2 बार बटन प्रेस कर दिया। मिसाइल गन से यक्के बाद दीगरे 2 मिसाइल निकले और बिजली की तेजी से हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गए। हेलीकॉप्टर वालों ने मजीद मिसाइल देख लिए थे और चूंकि हेलीकॉप्टर पहले से ही कुछ बुलंदी पर था, इससे उसे फौरन दाएं तरफ मुड़ने का मौका मिल गया, जिसके नतीजे में करण अफरीदी का एक मिसाइल हेलीकॉप्टर के साइड से निकलता चला गया। लेकिन करण अफरीदी ने 2 मिसाइल फायर किए थे। उसे दूसरा मिसाइल इस अंदाज में फायर किया था कि हेलीकॉप्टर अगर दूसरी तरफ मुड़ेगा तो वो दूसरे मिसाइल से नहीं बच सकेगा, और यही हुआ। हेलीकॉप्टर मुड़ा ही था कि दूसरा मिसाइल हेलीकॉप्टर के नीचे से टकराया और उसने हेलीकॉप्टर के भी टुकड़े कर दिए थे और हेलीकॉप्टर को शोलों में घिरा हुआ मलबा पहाड़ियों के नजदीक गिरता चला गया था। जजीरे पर शायद 2 ही हेलीकॉप्टर मौजूद थे, क्योंकि अब वहां के जो हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। करण अफरीदी के चेहरे पर सुकून आ गया था। वो तेजी से मुड़ा और एक बार फिर झाड़ियों और चट्टानों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता चला गया। इस कंटेनर की तलाश थी जो किसी पहाड़ी की चोटी पर था और जिसमें जेरॉल्ड मौजूद था। एक पहाड़ी के साइड से गुजरता हुआ वो जिसके दूसरी तरफ से सामने वाला मैदान दिखाई दे रहा था। मैदान के दूसरी तरफ मजीद पहाड़ियां थी और इनमें से एक पहाड़ी पर एक बड़ा सा कंटेनर रखा हुआ था। ये कंटेनर पहाड़ी की चोटी पर एडजस्ट किया गया था, जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी खिड़कियां थी और इन खिड़कियों को देखकर दूर से पता चल रहा था कि खिड़कियों पर लगे हुए शीशे बुलेट प्रूफ है। मैदान में हर तरफ मुसल्लह अफराद दौड़ते भागते दिखाई दे रहे थे। बस वो फायरिंग करते हुए इस तरह भागे जा रहे थे जिस तरफ करण अफरीदी के साथी थे। इस मैदान में झाड़ियां नहीं थी। अगर करण अफरीदी इस तरफ जाता तो वो आसानी से मुसल्लह अफरादों की नजर में आ सकता था। करण अफरीदी जल्द अज जल्द इस कंटेनर तक पहुंच जाता था, जिसे स्टोन के कहने के मुताबिक जेरॉल्ड मौजूद था और करण अफरीदी जेरॉल्ड की हर सूरत में जिंदा पकड़ना चाहता था। इस हाफ फेस का बारे में मालूमात हासिल की जा सकती थी। करण अफरीदी पहाड़ी के साथ लग गया था ताकि मैदान में मौजूद मसल्ह अफराद उसे ना देख सकें। करण अफरीदी ने दाएं बाएं देखा तो इससे दाएं बाएं एक तरफ पहाड़ी दिखाई दी थी और जो कि तवील थी और घूमती इन पहाड़ों की तरफ जा रही थी जहाँ जेरॉल्ड का कंटेनर में ऑफिस बना हुआ था। करण अफरीदी तेजी से इस तरफ लपका। इससे चूंकि तवील चक्कर काट कर जाना था, इसलिए वो बेतहाशा अंदाज में दौड़ता चला जा
जा रहा था। तेजी से भागता हुआ वो दूसरी तरफ मौजूद पहाड़ियों की तरफ आया और कुछ देर सांस लेने के बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़ना शुरू हो गया। इस पहाड़ी की दूसरी जानिब वो पहाड़ी थी जिस पर जेरोल्ड का कंटेनर और नुमा ऑफिस बना हुआ था। चूंकि वो पहाड़ी सबसे ऊंची थी, इसलिए कर्नल फ्रीदी इस पहाड़ी पर एहतियातन से चढ़ रहा था। इस पहाड़ी का एक हिस्सा इसी तरफ से मिला हुआ था जहां कर्नल फ्रीदी पहुंचना चाहता था। वो चट्टानों की ओर लेकर ऊपर जा रहा था। कर्नल फ्रीदी चोटी पर जाने के बजाय पहाड़ी के साइड से होता हुआ ऊपर जा रहा था। अगर वो चोटी की तरफ जाता और फिर पहाड़ी की दूसरी तरफ उतरता तो अगली पहाड़ी पर जाते हुए वो कंटेनर की खिड़कियों से साफ दिखाई दे जा सकता था, जबकि साइडों में मौजूद चट्टानें बड़ी बड़ी हुई थी और आगे की तरफ झुकी हुई थी। इसके नीचे से होता हुआ कर्नल फ्रीदी कंटेनर्स में मौजूद जेरोल्ड की नजर से बच सकता था। दूसरी पहाड़ी की एक चट्टान के पास आकर कर्नल फ्रीदी एक लम्हे के लिए रुका और फिर उसी चट्टान की आड़ से सर निकालकर एहतियात से कंटेनर की तरफ देखा। अब चूंकि वो कंटेनर का काफी नजदीक था, इसलिए वो कंटेनर्स में बनी हुई खिड़कियों को साफ तौर पर देख सकता था। अगर इस खिड़की के पीछे कोई अफराद खड़ा होता तो कर्नल फ्रीदी से आसानी से देख सकता था। कर्नल फ्रीदी जिस तरफ मौजूद था, इस तरफ खिड़की में कोई नहीं था। ये बात कर्नल फ्रीदी के लिए बाइस इत्मीनान थी, चूंकि वो फौरन उठा और तेजी से पहाड़ी पर चढ़ता चला गया और फिर वो कंटेनर्स के करीब पहुंचकर रुक गया। कंटेनर्स पहाड़ी की चोटी की मसत्ता के लिए खड़ा रखा था। इसके इर्द गिर्द भी बड़ी चट्टानें मौजूद थी। कर्नल फ्रीदी ने जब से मशीन पिस्टल निकाला और कंटेनर्स के साथ लग के नीचे इसके सर उठाकर खिड़की की तरफ देखा, फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसके इर्द गिर्द ऊंची चट्टानें थीं। इसे नीचे से उसे कोई दिखाई नहीं देखा था। कर्नल फ्रीदी आहिस्ता सा उठा और उसे इंतहाई एहतियात का मुजाहिरा करते हुए खिड़की के शीशे से अंदर झांका। कंटेनर्स के अंदर वाकई एक शानदार ऑफिस बना हुआ था। कंटेनर्स में एक लंबे कद और मजबूत जिस्म का मालिक नौजवान मौजूद था जो इंतहाई बेचैन दिखाई दे रहा था और कंटेनर के सेंटर में मौजूद दोनों हाथों की मुठ्ठियां भेजते हुए इधर उधर टहल रहा था। नौजवान पर नजर पड़ते ही कर्नल फ्रीदी ने उसे पहचान लिया कि वो रेड कोबरा का नंबर 4 जेरोल्ड ही है, जो शायद जजीरे पर अचानक होने वाले हमले के बायस परेशान दिखाई दे रहा था। जेरोल्ड को कंटेनर में अकेला देखकर कर्नल फ्रीदी फौरन नीचे हो गया और फिर तेजी से पीछे हटा और एक चट्टान की आड़ में आ गया। जेरोल्ड को कंटेनर में मौजूद पाकर कर्नल फ्रीदी के चेहरे पर इत्मीनान आ गया था। चट्टान की आड़ में आते ही कर्नल फ्रीदी ने मशीन पिस्टल अपनी बतून की पेटी में अड़सा और कमर पर बांधा हुआ बैग उतारकर उसे खोलने लगा। बैग खोलकर उसने एक गन निकाली थी। ये रिवॉल्वर नुमा गन थी जिसकी नौक खासी चौड़ी और लंबी थी। इसका चैम्बर भी खासा भारी नजर आ रहा था, जिसके अगले हिस्से में मोटी और नोकदार गोलियां दिखाई दे रही थी। कर्नल फ्रीदी ने चैम्बर खोल कर देखा, चैम्बर भरा हुआ था। कर्नल फ्रीदी ने चैम्बर बंद किया और फिर उसने कंटेनर की खिड़की का निशाना लेते हुए ट्रिगर दबा दिया था। एक जोरदार धमाका हुआ। कंटेनर पर लगा हुआ बुलेट प्रूफ शीशा टूटकर बिखरता चला गया। जिससे वो बुलेट प्रूफ ना हो बल्कि आम सा शीशा हो जिसे एक हाथ मार पत्थर मार कर भी तोड़ा जा सकता हो। शीशा टूटते ही कर्नल फ्रीदी चट्टान के पीछे से निकला और बिजली की सी तेजी से दौड़ता हुआ कंटेनर की टूटी हुई खिड़की की तरफ दौड़ता चला गया। खिड़की के तकरीबन 5 फुट बुलंद थी। कर्नल फ्रीदी ने दौड़ते दौड़ते अचानक छलांग लगाई और उड़ता हुआ खिड़की की तरफ बढ़ता चला गया। और इसी के साथ हम इख्तिताम करते हैं अपने नावल के इस हिस्से का। लेकिन ठहरिए, जेरोल्ड तो अपने मिशन में नाकाम हो गया। क्या आपको लगता है कि कर्नल फ्रीदी अपने मिशन में कामयाब हो पाएगा, जेरोल्ड से सारी इंफॉर्मेशन ले पाएगा? इस बात को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ आखिर तक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।